हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब पे। आज का हमारा जो टॉपिक है सर वो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसमें हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको इसके पूरे जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, और फिर हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, और बाद में हमारे को अगर टाइम मिला तो मैं पास पेपर में जो भी आए हुए हैं, जो हमारे अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी पास पेपर में आपको क्वेश्चन आए हैं न्यू सिलेबस के, ओल्ड के नहीं, न्यू के जो एमसीक्यू आए हुए हैं पास पेपर के, वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। और टाइम बचा फिर आगे देखेंगे। और चलिए, और फुल क्वेश्चन जो ओल्ड सिलेबस वाले कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे उसका मैंने सोचा है, ठीक है, उसका मैंने सोचा है और वो मैं मेरे चैनल पे डालने वाला हूं, ठीक है। हर टाइप का एक क्वेश्चन जो शेयर कैपिटल का होगा, जैसे इशू ऑफ शेयर्स का तो मैंने डाला हुआ है, बहुत बार डाला हुआ है। प्रो डाटा के 2 क्वेश्चन पास पेपर के ही, लेटेस्ट पेपर के मेरे डले हुए हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक मैं डाल दूंगा और एक मैं बायबैक का डालूंगा, ठीक है, वो ये डालूंगा। और अगर अंडर राइटिंग का भी मेरे चैनल पे अगर नहीं रहा तो वो भी मैं डाल दूंगा, क्लियर है। तो एक एक हर टाइप का मैं डाल दूंगा, ठीक है। 2-3 दिनों में ही, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, डेफिनेटली आई विल अपलोड द फुल क्वेश्चंस ऑन माय चैनल। तो वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, पर न्यू के बच्चे भी देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। जिनको अच्छी क्लैरिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए, तो वो फुल क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली एज पर द पेपर पैटर्न चलेंगे और न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए सर, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। फटाफट पहले लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो फटाफट, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो अपन स्टार्ट करें, चलिए। तैयार हो, तैयार हो कि नहीं। और कैलसी वगैरह ले लो, कैलकुलेटर वगैरह ले लो, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व होने वाले हैं, कैलकुलेशंस वगैरह भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये लेक्चर में आपको मिलेगी वो है कि आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हो, जो मैं हमेशा ही बताता ही हूँ। एक्सीडेंट स्पॉट्स में आपके बताऊंगा कि वर्किंग करते वक्त, कंसेप्ट को अप्लाई करते वक्त, लैंग्वेज को पढ़ के समझते वक्त, इंटरप्रीट करते वक्त आप कहाँ कहाँ गलती करते हो, ये सारी बातें मैं रेलेवेंट प्लेसेस पे आपको बताते जाऊंगा, क्लियर है। चलिए सर, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि अंडर राइटिंग पहले तो क्या है, अंडर राइटिंग क्या है, ठीक है। अंडर राइटिंग बेसिकली इंश्योरेंस होता है। अंडर राइटिंग बेसिकली इंश्योरेंस होता है। आप अपने इशू का इंश्योरेंस निकाल रहे हो, आप अपने इशू का इंश्योरेंस निकाल रहे हो कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तब आप हेल्प करोगे। तो वैसे ही इशू करते वक्त अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला इशू करते वक्त, तो जो डेफिसिट है, जो शॉर्टफॉल है, वो अंडर राइटर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपका इशू अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका सर कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है। आईपीओ मार्केट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर अंडर राइटिंग नहीं होती तो आप आए दिन देखते कि यार इशू फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो अंडर राइटिंग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन्वेस्टर्स भी प्रोटेक्ट होते हैं, कंपनी भी प्रोटेक्ट हो जाती है, क्लियर है। तो अंडर राइटिंग बेसिकली क्या है? अंडर राइटिंग है कि आप अपना रिस्क उसको ट्रांसफर कर रहे हो, अपना रिस्क आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ रिस्क, बराबर। तो आपका जो रिस्क है कि मेरा इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो आप रिस्क बेयर कर रहे हो, जो डेफिसिट आपके आंक पे आएगा, वो अंडर राइटर बेयर करने के लिए रेडी है। और फ्री में नहीं करेगा सर, फ्री फंड में कुछ होता नहीं है, वो पैसे लेगा इसके, उसको आप कहते हो अंडर राइटिंग कमीशन, वो उसको कहेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, आप उसको कमीशन कहोगे, क्लियर है। तो इतना ही है। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप सब्सक्राइब कर लेना, अगर डेफिसिट हुआ तो, अगर डेफिसिट हुआ ही नहीं तो, अगर डेफिसिट हुआ ही नहीं, फुल सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो क्या उसको हम कमीशन देंगे कि नहीं देंगे? सोच के देखो, बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो। देखिए जरा आपका कंसेप्ट कि अगर मेरा फुल सब्सक्राइब हो गया या मेरा ओवर सब्सक्राइब हो गया, इन स्पाइट ऑफ अंडर राइटिंग मेरा ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो क्या मैं लाइबल हूं उसको कमीशन देने के लिए या मैं नहीं दूंगा? बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है। तो क्या आंसर है कि यस, आपको फिर भी कमीशन देना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली बर्डन आता है कि नहीं, इट इज इररिलेवेंट। क्या बात कर रहे हो सर, अंडर अल्टीमेट बर्डन अंडर राइटर पे आता है कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको कमीशन हर वक्त देनी है और उतनी ही देनी पड़ेगी। कमीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर अंडर राइटिंग।
बरोबर, जो आपने अपना रिस्क ऑफलोड कर दिया, जो आपने आपका रिस्क ऑफलोड कर दिया और आप निश्चिंत हो गए कि अब जो भी होगा मेरा कोई नुकसान नहीं है और मेरा इशू कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, तो ये जो आपको अश्योरेंस मिला है इसी का पैसा यानी प्रीमियम आप भरते हो। जैसे इंश्योरेंस होता है, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, आग लगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आग नहीं लगी तो भी प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा। वैसा ही एग्जैक्टली कंसेप्ट है, आपको कमीशन देनी है, आग लगे ना लगे, मतलब डेफिसिट आए ना आए, आपको कमीशन देनी होती है और वो फिक्स उतनी आपको देनी होती है। क्लियर है? चलिए सर, तो ये हो गया कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं, तीसरा जो टाइप है वो अलग ही है, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं कि आप एज अ अंडरराइटर कितना बर्डन लेना चाहते हो, इशू का कितना पोर्शन आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप अंडरराइट करना चाहते हो, उसके हिसाब से दो होते हैं। कंप्लीट अंडरराइटिंग, नाम में ही मीनिंग है, पूरा का पूरा इशू आप अंडरराइट करवा रहे हो कंपनी के एंगल से। कंपनी के एंगल से देखना है कि कंपनी अगर अपना पूरा इशू अंडरराइटर से अंडरराइट करवा रही है, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर अंडरराइटर से अगर आप पूरा इशू अंडरराइट करवा रहे हो, देन इट इज कंप्लीट अंडरराइटिंग। और अगर आप पार्ट ही इशू को अंडरराइट करवा रहे हो, पार्ट ही इशू को अगर आप अंडरराइट कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल अंडरराइटिंग। अब अगर इशू पार्शियल ही अंडरराइट किया गया है तो सर बचे हुए का क्या होगा? वो रिस्क कंपनी का होगा, वो रिस्क कंपनी का होगा। कंपनी हैज टू बेयर द रिस्क इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग। उसके भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए सर, if whole of the issue of shares or debentures of the company is underwritten, it is said to be complete underwriting। ठीक है, क्लियर है, लैंग्वेज में बिल्कुल साफ है। In such a case, the whole of issue of shares or debentures may be underwritten by one firm or institution agreeing to take the entire risk। एक अकेला इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अंडरराइटर की तरह काम करता है, वो पूरा रिस्क लेने के लिए रेडी हो सकता है। और अ नंबर ऑफ फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस ईच एग्रीइंग टू टेक ओनली अ लिमिटेड रिस्क। तो ईच अंडरराइटर भले लिमिटेड रिस्क हो रहा होगा तो उससे वो पार्शियल नहीं हो जाता। आपको पूरे इशू के हिसाब से सोचना है और कंपनी के एंगल से सोचना है कि मैंने कितना अंडरराइट करवाया। एक अंडरराइटर कितना अंडरराइट कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, अंडरराइटर के एंगल से नहीं है, कंपनी के एंगल से, कि कंपनी ने अगर पूरा इशू अंडरराइट कर लिया है, एक या अनेक लोगों से प्रपोर्शनेटली उन्होंने कुछ आपस में एग्री करके प्रपोर्शनेट अंडरराइटिंग की होगी, तो कंपनी के एंगल से तो वो कंप्लीट अंडरराइटिंग में ही आएगा क्योंकि इशू पूरा अंडरराइट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस हैं। एक ही इंस्टीट्यूशन पूरा बर्डन भी ले सकता है, पर अगर आपका इशू बहुत बड़ा है, 10,000 करोड़ का है, 15,000 करोड़ का है, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक बैंक इतना बड़ा बर्डन नहीं ले सकता। आए ख्याल में? उतना नेटवर्थ भी आपका होना चाहिए कि आप उतना कर पाओ। क्लियर है? तो इसीलिए जब भी बड़े इश्यूज होते हैं तब नॉर्मली एक से ज्यादा अंडरराइटर्स होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 भी अंडरराइटर्स रियल लाइफ में होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में आपको पता ही होगा लंबे लंबे इश्यूज होते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 करोड़, इतने बड़े बड़े इश्यूज भी रियल लाइफ में होते हैं। तो वहां पे इट इज वेरी नॉर्मल कि आप एक से ज्यादा अंडरराइटर्स अपॉइंट करो। क्लियर है? अब है पार्शियल अंडरराइटिंग, कि कंपनी के एंगल से देखना है, कंपनी ने पूरा इशू अंडरराइट करवाया ही नहीं है, पार्ट ऑफ द इशू ही अंडरराइट करवाया है, और ये पार्ट कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, 50%, 60%, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है। अगर पूरा अंडरराइट नहीं करवाया है तो वो पार्शियल में आएगा। तो सर सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा? बचे हुए जो मतलब नॉन अंडरराइटिंग राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसका क्या होगा? तो वो कंपनी रिस्क बेयर करेगी। क्लियर है? इफ ओनली अ पार्ट ऑफ इशू और डिबेंचर्स इज अंडररिटन, इट इज सेड टू बी पार्शियल अंडरराइटिंग। The part of the issue may be underwritten by same one person or institution, a number of institution or firms, each agreeing to take risk only to a limited extent. In case of partial underwriting, the company is treated as underwriter for the remaining part of the issue. ठीक है, वो अपने भरोसे है, अपने भरोसे है। क्लियर है? तो कंपनी भी एक अंडरराइटर की तरह माना जाता है, और सारा जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें कंपनी को भी अपन डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, जो भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ध्यान दो आगे। अब एक अलग ही कंसेप्ट है, अलग ही कंसेप्ट है। वो दो जो थे वो कितना परसेंटेज, कितना प्रोपोर्शन आप अंडरराइट करवा रहे हो उसके हिसाब से थे। अब ये अलग ही है, फर्म अंडरराइटिंग, कि एक नॉर्मल अंडरराइटर एक नॉर्मल अंडरराइटिंग कर रहा है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। क्लियर है? आप नॉर्मल अंडरराइटिंग कर रहे हो, उसमें आपकी लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी वो कॉन्टिंजेंट होती है, इट्स अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। डेफिसिट आया, अंडर सब्सक्राइब हुआ तो अंडरराइटर के ऊपर बर्डन आता है, डिवॉल्वमेंट आता है। अगर फुल सब्सक्राइब हो गया या अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अल्टीमेटली बर्डन हो सकता है आए ही ना।
तो अंडरराइटर की जो लाइबिलिटी होती है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्टिजेंट, इट इज कॉन्टिजेंट, क्लियर है। पर अगर कोई अंडरराइटर फर्म कमिटमेंट करना चाहता है, फर्म मतलब फिक्स्ड, फर्म मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं, ठीक है, वो यहां पे कोई उसका लेना देना नहीं है। फर्म मतलब आपका जो कमिटमेंट है कि आप फर्म कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को लेना चाहते हो, नॉट एज ए अंडरराइटर बट एज ए इन्वेस्टर, आप इंटरेस्टेड हो उसमें। तो अगर अंडरराइटिंग का डिवॉल्वमेंट आए या ना आए, अगर आप एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फर्म अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें वादा करते हो कि नॉर्मल अंडरराइटिंग में जो भी हो, मेरे ऊपर डिवॉल्वमेंट आए या ना आए, मैं कुछ नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हूं, तो उसको जो अलग लाइबिलिटी आप ले रहे हो उसको कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। एक्चुअली अंडरराइटिंग से उसका कोई लेना देना ही नहीं, एक्चुअली अंडरराइटिंग का इससे कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ एक कोइंसिडेंस क्या है कि ये वही इंसान है जो हमारा अंडरराइटर है, ये वही इंसान है जो हमारा अंडरराइटर है और वही कुछ शेयर्स को फर्म कमिटमेंट से अंडरराइट कर रहा है, यानी खरीद रहा है। बेसिकली इट अ परचेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 1-on-1 परचेज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है इसमें। अंडरराइटिंग का एज सच कोई इसमें काम है नहीं, क्लियर है। तो ध्यान दो, इट सिग्निफाइज अ डेफिनेट कमिटमेंट। अंडरराइटर जो है, जो ऑलरेडी आपका नॉर्मल अंडरराइटर है, वो ही एडिशनल शेयर्स या एडिशनल बर्डन लेने के लिए रेडी है, फर्म कमिटमेंट करने के लिए रेडी है टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स irrespective ऑफ द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। बराबर, इसका नतीजा जो भी हो, पब्लिक सब्सक्राइब करे ना करे, आप एज ए इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो और फर्म कमिटमेंट लेते हो कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप सब्सक्राइब करोगे। In such a case, unless it has been otherwise agreed, underwriter's liability is determined without taking into account the number of shares taken up firm by him. That is to say, underwriter is obliged to take up. ध्यान दो, जब मैं नॉर्मल अंडरराइटिंग की लाइबिलिटी निकालूंगा तब मैं ये वाला नहीं करूंगा, दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग लाइबिलिटी निकलेगी और फिर दोनों को बाद में अलग से ऐड करना है। दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग निकलेगी, नॉर्मल अंडरराइटिंग का लाइबिलिटी अलग से निकलेगा और फर्म अंडरराइटिंग अलग से निकलेगी। फिर टोटल जो लाइबिलिटी है अंडरराइटर की, वो निकालने के लिए आप दोनों को ऐड कर देना, क्लियर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज अप्लाइड फॉर फर्म, ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग का जो है वो उसका फिक्स हो गया लाइबिलिटी। एक्चुअल जो वो नॉर्मल अंडरराइट कर रहा है उसके तहत उसकी लाइबिलिटी आए या ना आए, इतना तो उसको लेना ही है, ठीक है। और एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही इज ऑब्लाइज्ड टू टेक अप ऑन द बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। लेकिन जो क्या होता है, कॉन्टिंजेंट होती है, जो क्या होती है, कॉन्टिंजेंट। ये फर्म है, फिक्स है, जितना वो वादा कर रहा है उतना उसको लेना ही लेना है। पर जो सेकंड लाइबिलिटी है, जो नॉर्मल अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट है, उसके तहत उसकी लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है, जो भी आएगी वो अपन बाद में ऐड कर देंगे दोनों का और टोटल लाइबिलिटी निकाल लेंगे अंडरराइटर की, क्लियर है। तो एक ही इंसान एक ही कंपनी के साथ दो एग्रीमेंट कर रहा है, इसीलिए उसको फर्म अंडरराइटिंग नाम दिया गया है। एक्चुअली उसकी अंडरराइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, इट्स नॉट अंडरराइटिंग, क्योंकि लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट है ही नहीं। सोच के देखो, जब आप फर्म अंडरराइट कर रहे हो, फर्म मतलब कमिटमेंट ले रहे हो, तो इसमें कॉन्टिजेंसी तो कुछ है ही नहीं, फिर अंडरराइटिंग का क्या इसमें मतलब है, क्लियर है। तो ऐसे ही नाम दिया है क्योंकि पार्टीज दोनों सेम है, अंडरराइटर भी सेम है, कंपनी भी सेम है, तो ऐसे ही नाम दे दिया होगा। गलती से, इंसानों से गलती हो जाती है, ठीक है, भुगत हम रहे। चलिए, क्लियर है। चलिए सर, अब है अंडरराइटिंग कमीशन। ये काफी बच्चों को समझता ही नहीं कि सर जब बर्डन आया ही नहीं तो कमीशन क्यों दे रहे हैं। काफी बच्चे मुझे मिलते हैं, खासकर साइंस फील्ड वाले, कि चलो बर्डन आया फिर हम कमीशन दे रहे हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन बर्डन आया ही नहीं है, फुल सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया भगवान की दया से, लेकिन फिर भी कमीशन दे रहे हैं। आए ख्याल में? तो समझो पहले कि कमीशन दे क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या मिल रहा है कंपनी को, वो आपको समझना है, क्लियर है। द कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। कंसिडरेशन जो मिलेगा वो अंडरराइटर के लिए क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन। Such commission is paid at a specified rate on the issue price. On the issue price, ठीक है, ये हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लॉ में भी यही लिखा है, लेकिन कंसेप्चुअली भी इशू प्राइस पे ही कमीशन देनी चाहिए। ऑफ द होल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अंडर रिटन वेदर और नॉट, ध्यान दो ग्रामर, वेदर और नॉट द अंडरराइटर्स आर कॉल्ड अपॉन टू टेक अप एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। लाइबिलिटी आए ना आए, डिवॉल्वमेंट आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कमीशन आपको पे करनी पड़ेगी। 10 underwriters are paid for the risk, पंचवर्ड आ गया, risk they are bearing in placing the shares before the public। तो जो फ्लॉप होने का रिस्क है, इशू कैंसिल होने का रिस्क है, पूरा इशू कैंसिल होकर रिफंड करने का जो रिस्क है वो अंडरराइटर्स बेयर करते हैं, वो शोल्डर करते हैं और इसके लिए ही हम उनको कमीशन देते हैं, ठीक है।
अंडरराइटिंग कमीशन में बी इन एडिशन टू द ब्रोकरेज, ठीक है। अगर वो और भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, एप्लीकेशंस कलेक्ट करके दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे और भी अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो ब्रोकरेज अलग है। रिस्क बेयर करने के लिए आपको अलग से ही कमीशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? अब सर ये कैसे देंगे? अब कंपनीज एक्ट आ गया, ध्यान दो। सेक्शन 40 सबसेक्शन 6, ठीक है। कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, यानी फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये दो बड़ी चीजें आपको पढ़नी है। Provides that a company may pay commission to any person in connection with the subscription or procurement of subscription to its securities, whether absolute or conditional, subject to the following conditions, ठीक है। absolute मतलब firm underwriting, conditional मतलब normal underwriting, subject to the following conditions. Number 1, payment of such commission shall be authorized by AOA, ठीक है। हर चीज के लिए पावर होना चाहिए, तो AOA में आपके पावर होना चाहिए। कमीशन में भी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू जो आया उसी में से भी दे सकते हो, या आप अलग से अपने प्रॉफिट्स या पार्टली भी दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो फंड्स रेज कर रहे हैं उसी में से दो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं आप प्रॉफिट से भी दे सकते हो, या पार्टली इधर से पार्टली उधर से, जैसा आपको देना है दे सकते हो। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहां से देना है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैक्सिमम रेट क्या है। लॉ इसको रेगुलेट करता है कि आप मैक्सिमम कमीशन कितनी दे सकते हो, ताकि मिसयूज भी ना हो, ठीक है। मिसयूज भी ना हो चीज, तो एक मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड है बाय कंपनीज एक्ट, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्री टू बी पेड शेल नॉट एक्सीड, यानी क्या है, मैक्सिमम रेट है, शेल नॉट एक्सीड, ठीक है। शेयर्स के केस में 5% और डिबेंचर्स के केस में 2.5%, ठीक है। ये लॉ की लिमिट है, पर एक इंटरनल लिमिट भी होती है। अगर आर्टिकल्स में आपने कोई रेट लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में आपने खुद ने एक इंटरनल लिमिट लगाई हुई है, तो आप अपनी इंटरनल लिमिट भी तो एक्सीड नहीं कर सकते ना। लॉ की जो लिमिट है वो भी एक्सीड नहीं हो सकती। आपके जो एओए में लिखा है, भले वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, आप पे तो लागू है ना, तो वो भी आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसीलिए रूल क्या है, 5% ऑफ द प्राइस, इशू प्राइस, ठीक है, और द रेट ऑथराइज बाय आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। इसलिए रूल क्या होता है, विच एवर इज लेस। अब टेक्निकली आप लॉ पढ़ते ही हो, आपको पता ही आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। आर्टिकल्स लॉ ओवरराइड कर ही नहीं सकते। तो 5% अगर लॉ मैक्सिमम कहता है तो 5 से ज्यादा आर्टिकल्स में तो आप लिख भी नहीं सकते, उससे कम का ही लिमिट होगा। तो अगर वहां 4% लिखा है, आर्टिकल्स में 4 लिखा है, लॉ ने 5 बोला है, तो आप मैक्सिमम कितना दे पाओगे, 4 ही दे पाओगे, विच एवर इज लेस। क्लियर है? और डिबेंचर्स के केस में क्या होगा, 2.5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स और रेट ऑथराइज बाय आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। क्लियर है? तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे सर। शेयर्स के केस में है 5%, डिबेंचर्स के केस में है 2.5%, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक आपको आएगा। और इसका बेस क्या होता है, बेस है इशू प्राइस। इशू प्राइस पे हम देते हैं। क्यों सर, लॉजिक तो बताओ। क्योंकि अगर डिवॉल्वमेंट आया, अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, तो सबसे बड़ा सवाल का जवाब आप दो कि अगर मेरे शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो अंडरराइटर सब्सक्राइब करेंगे, डिवॉल्वमेंट उनके पास आएगा, अंडरराइटर को वो लेने पड़ेंगे। कितने में लेने पड़ेंगे अंडरराइटर को, जरा बताना, कितने में लेने पड़ेंगे? आप अगर 10 का शेयर 15 में इशू कर रहे हो, इशू एट प्रीमियम है, 10 रुपीज का शेयर आप 15 रुपीज में इशू कर रहे हो, और कुछ डिवॉल्वमेंट आ गया, कुछ डेफिसिट आ गया, अंडरराइटर्स को वो लेने के लिए आपने कह दिया। अब कंपनी अंडरराइटर्स से इशू प्राइस कितनी लेगी, 10 लेगी कि 15 लेगी? इशू प्राइस लेगी। सोच के देखो, अंडरराइटर ले या जनरल पब्लिक ले, अरे मैं इशू कर रहा हूं, मैं तो 15 रुपए लूंगा। मतलब रिस्क कितना ले रहा है अंडरराइटर, 15 रुपए ले रहा है। 10 रुपए का रिस्क नहीं है, इसे यहां पे फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है, सब लेन देन है। 15 का रिस्क ले रहा हूं, पैसे भी 15 पे लूंगा, फेस वैल्यू जो है वो तुम्हारा देखो तुम, समझ में आ रहा है? ये सब लेन देन है, 15 रुपए का रिस्क है, 15 रुपए के हिसाब से कमीशन लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेस हमेशा क्या आता है, इशू प्राइस। अब कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी है कि प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करोगे, आईपीओ करोगे, पब्लिक इशू लाओगे, तो अंडरराइटिंग के बारे में भी आपको बताना है कि अंडरराइटर्स कौन है, उनका नाम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितना अंडरराइट कर रहे हैं, कमीशन कितना दे रहे हो, सब सारे डिटेल आपको देने हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। प्रोस्पेक्टस शेल डिस्क्लोज नेम, रेट, अमाउंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच इज टू बी अंडररिटन और सब्सक्राइब बाय द अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग भी कराई होगी तो वो भी आपको यहां पे बताना है। बेसिक डिटेल्स है, नाम, रेट, अमाउंट, कितना वो सब्सक्राइब करेगा, वो सब आपको बताना है। फिर है देयर शेल नॉट बी पेड कमीशन टू एनी अंडरराइटर ऑन सिक्योरिटी विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। जनरल पब्लिक को आपने दिया ही नहीं है सर, फिर किसको देंगे, प्रमोटर्स को। आपको पता ही होगा, आपसे भी पढ़ रहे हो कि प्रमोटर भी सब्सक्राइब करते हैं। कुछ प्रमोटर
का कंट्रीब्यूशन होता है, बरोबर, वो 20%, याद आ रहा है, आईसीडीआर, तो वो है। तो जो प्रमोटर को आप दे रहे हो उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। प्रमोटर जो सब्सक्राइब कर रहे हैं सीधे सीधे एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, तो वहां पे क्यों कमीशन दोगे? पब्लिक को जितना आप ऑफर कर रहे हो उतना ही रिस्क होता है और उतने पे ही कमीशन पे होती है, ठीक है। तो प्रमोटर अगर कुछ सब्सक्राइब कर रहा है पार्ट ऑफ द इशू, या एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो, याद आ रहा है क्या? आईसीडीआर, आईसीडीआर याद आना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉइज के लिए आप रिजर्वेशन करते हो या सब्सिडरी के मेंबर्स के लिए रिजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन का क्लॉज भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप कोई एक फिक्स कैटेगरी को दे रहे हो, एब्सोल्यूट आप वो कैटेगरी को दे रहे हो, वो जनरल पब्लिक में आते ही नहीं अगर, तो उनको आप कमीशन नहीं दे सकते उस पार्ट ऑफ इशू पे जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें जनरल पब्लिक नहीं, जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, उस पे आप कमीशन दे ही नहीं सकते। क्लियर है? तो क्वेश्चन में घुमा सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि यार टोटल इशू इतना है, इसमें से इतना इतना प्रमोटर ने सब्सक्राइब कर लिया है, बैलेंस हम पब्लिक को दे रहे, तो वहां पे कमीशन अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्यान से प्रमोटर का पोर्शन माइनस कर लेना, ध्यान से प्रमोटर का पोर्शन माइनस कर लेना, और जितना पब्लिक को दिया है उतने पे ही आपको कमीशन पे करनी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन में इसको आपको अप्लाई करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको ये आरओसी में कॉपी देनी है इसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग की, तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 मैक्सिमम लिमिट्स क्या है? शेयर्स का 5% ऑफ इशू प्राइस और डिबेंचर में 2.5% ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और ये जो रेट्स है मैक्सिमम है, इससे कम भी दे सकते हो, जबरदस्ती ज्यादा नहीं देना है, वो नेगोशिएबल है, आप डिसाइड करो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर है? रेट्स ऑफ कमीशन गिवन आर मैक्सिमम रेट्स, द कंपनी इज फ्री टू नेगोशिएट लोअर रेट्स विद द अंडरराइटर्स। क्लियर है? तो ये तो लॉ के प्रोविजंस हो गए। अब ध्यान ना, अब अकाउंट्स पे आ जाओ कि ये लाइबिलिटी निकलेगी कैसे। अगर एक से ज्यादा अंडरराइटर है, एक ही अंडरराइटर है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक ही अंडरराइटर है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो भी डेफिसिट आया उसी को लेना है, बेसिक समझो, ठीक है। एक ही इंसान है पूरा अंडरराइट कर रहा है, एक ही इंसान है पूरा अंडरराइट कर रहा है, जितना भी डेफिसिट आया उसी को लेना है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, या सिर्फ पार्ट ही इशू अंडरराइट हुआ है, बचा हुआ कंपनी रिस्क ले रही है, तब आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है कि अंडरराइटर की लायबिलिटी कितनी आएगी, और अगर 2 या 2 से ज्यादा अंडरराइटर है तो इंडिविजुअल अंडरराइटर की कितनी लायबिलिटी आएगी, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी की वर्किंग हम बनाते हैं, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या रूल्स हैं, कैसे आप एक इंडिविजुअल अंडरराइटर का लायबिलिटी निकालोगे, या पार्ट इशू है तो कैसे निकालोगे, पार्ट अंडरराइटर है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलिए तुम ध्यान दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। चलिए, इफ होल ऑफ द इशू हैज बीन अंडरराइटन बाय वन पर्सन, ठीक है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया, पूरा अंडरराइट किया है, एक ही इंसान ने किया है, तो भैया टाइम पास क्यों करेंगे, एक ही इंसान है उसी की लायबिलिटी आएगी, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स और डिबेंचर्स दैट हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। In such a case, it is not necessary to know the number of applications that are originated through underwriter and which have directly flown to the company. कितना उसके थ्रू आया, कितना खुद ही डायरेक्टली कंपनी के पास आया, जिसको आप मार्क्ड एंड अनमार्क्ड कहते हो। जो डायरेक्टली अंडरराइटर के थ्रू आ रहे हैं, अंडरराइटिंग का स्टैंप है उस पर, अंडरराइटर का स्टैंप होता है। अंडरराइटर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, उनका खुद का स्टैंप होता है। कॉमन सील भी आप कह सकते हो, या कॉमन सील कर गलत होगा बोलना, एक कोई भी इंडिकेटिव मार्क होता है जिससे पता चलता है कि भैया ये इस कंपनी का है। कोई ना कोई मार्क, लोगो या कुछ भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आप डाल सकते हो, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन किसके थ्रू आया है। और जिसपे कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी अंडरराइटर का मार्क नहीं है, मतलब वो डायरेक्टली कंपनी के नाम से, कंपनी के गुडविल पे आया है, तो वो उसको कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके थ्रू कितना आया है, उनकी कितनी लायबिलिटी थी, ये सब करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सारे एप्लीकेशन जो आए हैं उसमें से कितने एक इंडिविजुअल अंडरराइटर के थ्रू आए हैं और कितने डायरेक्टली आए हैं। ये सब बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर एक ही अंडरराइटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके थ्रू आए डायरेक्टली आए, सारा बर्डन तो उसी को लेना है, तो आप डायरेक्टली लायबिलिटी निकाल सकते हो। इन केस इन विच ओनली पार्ट ऑफ द इशू हैज बीन अंडररिटन, अगर पार्ट अंडररिटन इशू है तो बैलेंस लायबिलिटी कंपनी की होती है, तो वहां पे ये पता होना जरूरी होता है कि कितना अंडरराइटर के थ्रू आया, कितना डायरेक्टली आया है, ठीक है। और वेयर देयर आर नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, 2 या 2 से ज्यादा अंडरराइटर्स हैं, तब भी मार्क्ड अनमार्क्ड का बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी में अराइज इन डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, सच अ डिफिकल्टी में अराइज इन डिसाइडिंग द बेसिस ऑन विच द unmarked application, that is application which are directly flown to the company, should be allocated
टू द डिफरेंट अंडरराइटर्स। ठीक है, क्या रेशियो में बांटे, क्या रेशियो में बांटे, क्योंकि बांटोगे नहीं तो लाइबिलिटी गलत आएगी। कोई भी एप्लीकेशन कहीं से भी आया हो, अरे एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही है ना, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही है, नहीं तो आप अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन कहीं से भी आए, एप्लीकेशन तो आ गया ना, मतलब उसकी लाइबिलिटी अंडरराइटर पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो सब्सक्राइब हो गया है। कितना सब्सक्राइब नहीं हो पाया, हमको वो निकालना है। तो जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू जो आ रहे हैं, उनका क्रेडिट तो उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे थ्रू 50,000 शेयर आए तो उसका तो क्रेडिट मुझे मिलेगा, मेरी जो ग्रॉस लाइबिलिटी है उसमें से मैं माइनस करूंगा ही। लेकिन जो किसी एक इंडिविजुअल अंडरराइटर के थ्रू नहीं आया, डायरेक्टली कंपनी के थ्रू आया, वो भी तो बांटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आ तो गया ना, आ तो गया ना। माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी अंडरराइटर की लाइबिलिटी में आ जाएगा, जबकि सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक से सब्सक्राइब हो गया है वो। तो इसीलिए हम अनमार्क्ड को भी बांटेंगे। अब दिक्कत यह है कि किसको कितना दे, अलग अलग लोग अलग अलग लड़ेंगे, नहीं मेरा डेफिसिट ज्यादा है मुझे ज्यादा चाहिए, नहीं मैं बड़ा हूं मेरे को चाहिए, नहीं मैं छोटा हूं मेरे को चाहिए। कोई भी लॉजिक से आपको लोग बोलेंगे कि यार मुझे ज्यादा क्रेडिट चाहिए इसका। इसीलिए अनबायस्ड तरीका क्या होता है, ग्रॉस लाइबिलिटी, कि जितना आपने अंडरराइट किया है उस रेशो में आप ले लो, जितना रिस्क आप ले रहे हो उस रेशो में उसका आप क्रेडिट ले लो। क्लियर है? तो एक्चुअली थ्योरेटिकली दो तरीके होते हैं, दिस कैन बी डन इन 2 ways अकॉर्डिंग टू 1, अनमार्क्ड आर अलॉटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में आप ले लो, एकदम अनबाइस्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ऑफ कैपिटल अंडररिटन। ऑल्टरनेटिवली these are allocated in the proportion of gross amount as reduced by marked application, मतलब नेट लाइबिलिटी। इसी को मैं प्यार से क्या कहूंगा, नेट लाइबिलिटी, कि आपकी जो ग्रॉस लाइबिलिटी है और आपके थ्रू जितने आपके एप्लीकेशन आ गए हैं वो माइनस कर दो। जो नेट लाइबिलिटी है उसी के लिए तो अनमार्क का सहारा चाहिए ना आपको, तो आप उसको नाम दे सकते हो नेट लाइबिलिटी। तो आप नेट लाइबिलिटी के रेशो में भी बांट सकते हो कि जिसको जितनी नीड है उसके हिसाब से बांट लो, या आप ग्रॉस लाइबिलिटी के हिसाब से बांट सकते हो। तो अपन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तरीके दो हैं, लेकिन नॉर्मली क्या चलता है, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस लाइबिलिटी में हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्लियर है? चलिए सर, अब आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। ध्यान दो, अकाउंटिंग एंट्रीज पे आ जाओ, फिर मैं पूरा आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे ये कैलकुलेशंस होती हैं। चलिए सर, अब इसमें अकाउंटिंग का पार्ट है क्या वो बताओ। अकाउंटिंग का पार्ट है क्या, एक तो कमीशन, कमीशन अक्रू होगी और बाद में पे होगी, कमीशन अक्रू होगी और पे होगी। और फिर अगर डिवॉल्वमेंट आया, देखो डिवॉल्वमेंट आया ही नहीं, फुल सब्सक्राइब हो गया या ओवर सब्सक्राइब हो गया तो डिवॉल्वमेंट आएगा ही नहीं, अंडरराइटर को शेयर सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो एंट्री आएगी भी नहीं। तो इशू की एंट्री अंडरराइटर से जो रिलेटेड है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ है और अंडरराइटर का डिवॉल्वमेंट आया है तो अंडरराइटर को आप अलॉट करोगे, तो अंडरराइटर को जब शेयर्स दोगे तो उसकी एंट्री आएगी, उसके भी पैसे लेंगे। अब एक ही इंसान को पैसे देने भी है, एक ही इंसान से पैसे लेने भी है, तो हम क्या करेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे। नेट जो भी अमाउंट होगा या तो लेना होगा या तो देना होगा, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा अमाउंट ज्यादा है कौन सा कम है, तो नेट सेटलमेंट होगा, उसकी फिर नॉर्मल एंट्री आएगी। तो समझो इतने सारे इवेंट्स हैं। तो पहला है कि आप अलॉट करोगे, कब अलॉट करोगे, जब डेफिसिट आएगा, डिवॉल्वमेंट आएगा। डिवॉल्वमेंट जब आएगा, स्पेलिंग छोड़ दो, ठीक है, डिवॉल्वमेंट जब आएगा, जब उनके ऊपर बर्डन आएगा, अंडर सब्सक्राइब जब होगा, तब आप शेयर्स अंडर राइटर्स को इशू करोगे, तो एक ही एंट्री सीधे पास होगी, आप शेयर्स दे दोगे, शेयर्स दे दो टू शेयर कैपिटल और डेबिट द रिसीवर, अंडर राइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्लियर है? डायरेक्ट शेयर्स आपने दे दिए। और अगर डिबेंचर्स दे रहे हो तो क्या जाएगा, डिबेंचर्स, तो टू डिबेंचर्स क्रेडिट डेबिट द रिसीवर अंडर राइटर। अब कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू पे एंट्री पास होगी, इश्यू प्राइस पे होगी। समझ में आ रहा है क्या, इश्यू प्राइस पे होगी। तो अगर इसमें प्रीमियम इन्वॉल्व है तो प्रीमियम भी आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ध्यान दो, शेयर्स डिबेंचर्स तो फेस वैल्यू पे ही आते हैं और ऊपर का जो अमाउंट होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अब कमीशन को अक्रू करो, कमीशन की एंट्री करो, बोलो कमीशन मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए कमीशन क्या है, खर्चा, खर्चा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट। सर्विस कौन दे रहा है, बेनिफिट कौन दे रहा है आपको, अंडरराइटर, इंसान है, पर्सन है और बेनिफिट दे रहा है, क्रेडिट द गिवर।
तो एंट्री क्या होगी, अंडरराइटर्स कमीशन, यानी कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर क्रेडिट। कमीशन डेबिट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, और अंडरराइटर बेनिफिट दे रहा है, पर्सन है, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? तो ये हम अक्रूवल करेंगे, ये अक्रूवल की एंट्री है। और फिर नेट जो अमाउंट होगा, यहां अंडरराइटर डेबिट हुआ, पैसे लेने हैं, एसेट है हमारे लिए, यहां पे हमको पैसे देने हैं, क्रेडिट है, तो जो भी नेट अमाउंट होगा वो हम या तो लेंगे या तो देंगे, या तो लेंगे या तो देंगे। ठीक है? तो अगर लेंगे, अगर रिसिप्ट का अमाउंट आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, अंडरराइटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है? डेबिट करेंगे इशू प्राइस, पूरे डेफिसिट जितना है उसके शेयर्स की, और कमीशन होगी क्रेडिट। ठीक है? या तो डेबिट बैलेंस आएगा या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस आया मतलब पैसा मिलना बाकी है, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर अंडरराइटर। और नेट अगर पेमेंट आ रहा है, नेट अगर पेमेंट आ रहा है तो उल्टा एंट्री होगा, अंडरराइटर डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पैसा उसको मिलेगा, अंडरराइटर डेबिट टू बैंक क्रेडिट, बैंक हमारे बिहाफ पे पे करेगा। तो ये एंट्री होगी अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो। ठीक है? डेबिट आया तो एसेट है, पैसा मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस आया तो लाइबिलिटी है, हम उसको पे ऑफ कर देंगे। क्लियर है? सिंपल रिसीट या पेमेंट की एंट्री आएगी। क्लियर है यहां तक? कमेंट करो भाई, सो तो नहीं रहे हो, इसलिए कमेंट करने के लिए बार बार बोलूंगा, ऐसा ना हो सो जाओ, सुबह सुबह सोना मना है। कमेंट करो। करें आगे बढ़े? चलिए अब हम फॉर्मेट देखेंगे। चलो आ जाओ। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा फॉर्मेट है ही नहीं, क्योंकि लॉ में नहीं है, लॉ में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। ये एग्रीमेंट से ड्राइव होता है कि एग्रीमेंट में आपने क्या तय किया है, उसके हिसाब से माइनस, या पहले क्या माइनस होगा, क्या रेशो में होगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन होता है, फ्लेक्सिबल है। लॉ ने सिर्फ क्या किया है, मैक्सिमम रेट्स दे दिए हैं, बरोबर, वो सब लॉ ने रेगुलेट किया है। प्रमोटर वाले पार्ट पे या जो पब्लिक को आप दे ही नहीं रहे हो उस पर कमीशन नहीं दे सकते हो, ऐसे 2-4 पॉइंट्स में ही सिर्फ लॉ ने रेगुलेट किया है, बाकी सब फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? चलिए, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो हम पहले क्या डिसाइड करेंगे, उनका ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है? ग्रॉस लायबिलिटी आपको हमेशा दिया रहता है कि क्या रेशो में उन्होंने अंडरराइट किया है। तो जो भी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो होगा उसमें आप पूरा जो इशू है उसका आप प्रोपोर्शनेटली बांट लेना। फिर सबसे पहले जो माइनस होता है वो है मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी जो उनके थ्रू आए वो उनसे माइनस कर लो। फिर माइनस होता है सर, अब इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग भी आती है। ठीक है? फॉर्म अंडरराइटिंग का इफेक्ट क्या आएगा बोलो? फॉर्म अंडरराइटिंग में 2 सिचुएशंस होती हैं। ठीक है? जो मैंने दिया है, फॉर्म अंडरराइटिंग में 2 सिचुएशंस होती हैं कि जो फॉर्म अंडरराइटिंग हुई है उसका बेनिफिट उनको इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को देना है या नहीं देना है। अब इसमें आप बात समझो कि क्या फॉर्म अंडरराइटिंग सारे अंडरराइटर्स करेंगे? नहीं, जिसकी इच्छा होगी, जो कमिटमेंट लेना चाहते हैं वो सिर्फ फॉर्म अंडरराइट करेंगे। फिर अगर चलो सब अंडरराइट कर भी रहे हैं तो क्या सब इक्वल अमाउंट करेंगे या ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में ही करेंगे? ये भी जरूरी नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना ही फॉर्म अंडरराइट करेगा। आए ख्याल में? तो इंडिविजुअल अंडरराइटर ने जितना भी फॉर्म अंडरराइट किया है उसको उतना बेनिफिट देना है या नहीं देना है, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, लॉ में नहीं लिखा है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ रेशो का पड़ता है कि क्या रेशो में फॉर्म अंडरराइटिंग को आप बांटोगे। अब नॉर्मली जितना मैं फॉर्म अंडरराइट कर रहा हूं मुझे उतना बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब मेरे थ्रू ही वो आया है ऐसा मानो ना, मैं ही सब्सक्राइब कर रहा हूं तो मेरे थ्रू ही आया ऐसा मान के मेरे को आप क्रेडिट दे दो। तो अगर आप उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को दे रहे हो मतलब आप उसको मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहे हो। जो जितना अंडरराइट कर रहा है उसको अगर उतना आप क्रेडिट दे रहे हो, माइनस कर रहे हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली अंडरराइट तो हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं कि बेनिफिट आप दे रहे हो, इज गिवन, बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, मतलब आप उसको मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहे हो और एक्चुअल जितना जो सब्सक्राइब कर रहा है एक्चुअल के हिसाब से आप माइनस करोगे। क्लियर है? फिर बेनिफिट अगर नहीं देना है, एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट नहीं देना है, मतलब वो अंडरराइटर के थ्रू आया है ऐसा नहीं मानना है। बेसिकली मुद्दा क्या है कि जो फर्म अंडरराइट कर रहा है, अगर मैं मिस्टर ए हूं, अंडरराइटर हूं, मैं अलग से 10,000 शेयर्स फर्म अंडरराइट कर रहा हूं, अब ये 10,000 शेयर्स मेरे थ्रू आए हैं या नहीं आए हैं ये कैसे माना जाएगा? मैं ही सब्सक्राइब कर रहा हूं। ठीक है? तो ये
क्या काउंट होगा, मेरे थ्रू काउंट होगा या अनमार्क्ड काउंट होगा कि जनरल डायरेक्ट कंपनी को आया है। तो इसीलिए दो ऐसे बाइफिकेशन है। तो ये कंपनी और अंडरराइटर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? तो ये ड्रिवन बाय एग्रीमेंट है। तो ऐसे दो सिचुएशन हो सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट देना है मतलब उसको मार्क्ड एप्लीकेशन मानना है और जिसने जितना फॉर्म अंडरराइट किया उसको उतना माइनस करेंगे। और अगर नहीं देना है, इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट नहीं देना है मतलब उसको मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानना है, वो डायरेक्टली कंपनी को मिला है, किसी एक इंडिविजुअल अंडरराइटर के थ्रू नहीं आया है, ऐसा मानेंगे मतलब उसको हम मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या रेशो में बांटते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। तो हम उसको अनमार्क मान के ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। ठीक है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे और ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। क्लियर है? तो ऐसा होता है। तो यहां आएगा फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है? माइनस तो होगा। अब इसको वही बोल रहा हूं, अब इसको आप अलग से भी दिखा सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, या अगर इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट देना है तो मार्क्ड के साथ क्लब भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबल है। ठीक है? मार्क्ड अगर आप बेनिफिट दे रहे हो तो हमारी ट्रीटमेंट क्या थी कि मार्क्ड मानना है। तो मार्क्ड के जो एक्चुअल शेयर्स आपको दिए हैं, एक्चुअली जो पब्लिक में पब्लिक के थ्रू इन अंडरराइटर्स के थ्रू आए होंगे वो मार्क्ड एप्लीकेशन भी आपको पता ही होंगे, उसमें आप फर्म अंडरराइटिंग का एड अप कर सकते हो और सीधे वो एड अप करके आप माइनस कर सकते हो, वो भी चलता है, आंसर सेम आता है। और अगर इसको अनमार्क्ड मानते हो क्योंकि इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट अगर नहीं देना है और उसको अनमार्क्ड मानना है तो जो नॉर्मल अनमार्क्ड हैं जो एक्चुअली डायरेक्टली जनरल पब्लिक से आए हैं कंपनी को, उनके साथ एड अप भी कर सकते हो क्योंकि वो भी ग्रॉस लाइबिलिटी में बंटने वाले हैं, ये भी ग्रॉस लाइबिलिटी में बंटने वाला है, दोनों जोड़ के एक साथ ग्रॉस लाइबिलिटी में बांट दो। तो फ्लेक्सिबल है। काफी बच्चे इस पे झगड़ते हैं, इस पे आर्ग्यू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बस आपका सही आना चाहिए। ये कन्वीनियंस है प्रेजेंटेशन का, आपको जैसा सही लगता है आप कर सकते हो। ओल्ड सिलेबस वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें आर्ग्यू मत करो। ऐसा कोई लॉ के अंदर कोई कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में कोई फॉर्मेट नहीं है जिसके पीछे आप झगड़ रहे हो, शेड्यूल 3 की तरफ फॉर्मेट नहीं है। क्लियर है? तो मेरी इच्छा होती है कि मैं अलग से दिखाऊं क्योंकि वो एक अलग ही मतलब समझ रहे हो, फॉर्म अंडरराइटिंग अलग है ना, जनरल पब्लिक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें अंडरराइटर्स इन्वॉल्व है, इसलिए अलग दिखाना मेरे हिसाब से बेटर होता है। मार्क्ड है, मार्क मानना है तो एक्चुअल रेशो में बांट दो, जिसने जितना फॉर्म अंडरराइट किया उतना एक्चुअल ले लो, और अगर नहीं देना इंडिविजुअल बेनिफिट तो ग्रॉस लाइबिलिटी में बांट दो, पर अलग दिखाओ। मेरी ऐसी इच्छा है तो मैं अपनी इच्छा से चलता हूं। तो फॉर्म अंडरराइटिंग आएगा और फिर आएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये आप तीनों माइनस कर दोगे तो आएगा नेट लाइबिलिटी। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या आती है कि एकाध अंडरराइटर का हो सकता है कि एक्सेस आए, एकाध अंडरराइटर या दो अंडरराइटर का भी एक्सेस आ सकता है। अब वो बाकी रिमेनिंग अंडरराइटर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता, या तो लाइबिलिटी जीरो आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव लाइबिलिटी कैसे आ सकती है, उसको क्या इंटरप्रीट करोगे? सोचो ना, अगर नॉर्मल लाइबिलिटी आ रही है इसका क्या मतलब है कि अंडरराइटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा। अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या अंडरराइटर कंपनी को बेचेगा क्या? समझ रहे हो, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक है? तो हम वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू रिमेनिंग अंडरराइटर्स। ठीक है? रिमेनिंग अंडरराइटर्स को वो दे देंगे। अब फिर झगड़ा होगा, फिर झगड़ा होगा तो उसमें भी इसीलिए हम क्या लेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांट देंगे। ठीक है? कोई झगड़ा नहीं चाहिए हमको, हर चीज ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। तो ऐसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद आएगा सर आपका फाइनल लाइबिलिटी। ठीक है? अब मुझे बताओ कि ये जो फाइनल लाइबिलिटी आपने लाई है क्या इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूडेड है? क्या ये अंडरराइटर की टोटल लाइबिलिटी है या सिर्फ नॉर्मल अंडरराइटिंग की लाइबिलिटी है? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। ये टोटल है या ये सिर्फ नॉर्मल है? बरोबर, तो ये क्या है, नॉर्मल है। ये सिर्फ नॉर्मल अंडरराइटिंग की लाइबिलिटी है क्योंकि आप ही ने क्या किया, फर्म अंडरराइटिंग माइनस कर दी। अगर आप फर्म अंडरराइटिंग माइनस कर रहे हो तो फर्म अंडरराइटिंग तो इसमें आया ही नहीं ना, वो तो माइनस हो गया। क्लियर है? तो ये जो लाइबिलिटी है ये नॉर्मल अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी है।
और आपको क्वेश्चन में काफी बार क्या पूछा जाएगा कि टोटल बताओ, टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन क्या होगी, मतलब नॉर्मल अंडरराइटिंग की एज वेल एज फर्म अंडरराइटिंग की मिला के कितनी लायबिलिटी होगी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, ये फाइनल आंसर नहीं है। अगर टोटल लायबिलिटी पूछे तो ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल अंडरराइटिंग का है। अभी तो फर्म अंडरराइटिंग ऐड करना बाकी है, फर्म अंडरराइटिंग ऐड करना है। अब यहां पे कुछ बच्चे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, वो कहते हैं कि सर जो रेशो में यहां ऊपर माइनस हुआ है उसी में ऐड कर दो। आए ख्याल में? वो क्या बोलते हैं कि जो रेशो में आपने ऊपर माइनस किया उसी रेशो में ऐड होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे आर्ग्यू करते हैं, तो जवाब है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रेशो में माइनस किया वही रेशो में ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऊपर आपने बेनिफिट नहीं देना है ऐसा माना, बेनिफिट नहीं देना है ऐसा माना, और आपने ग्रॉस लायबिलिटी में बांट दिया, सपोज ग्रॉस लायबिलिटी में बांट दिया। अब ये जब मैं एक्चुअल में आखिरी में ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मायना क्या है, आप समझो। माइनस क्यों हो रहा है, क्या इंटेंशन से हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो क्या इंटेंशन से हो रहा है। इंटेंशन अलग है, इसीलिए सेम नहीं होता हमेशा। तो मैं यहां ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं। एक्चुअल लायबिलिटी कैसे आएगी, एक्चुअल लायबिलिटी कैसे आएगी, जितना उसने एक्चुअली फर्म अंडरराइट किया मैं उतना ही दूंगा ना उसको। सोच के देखो, बेनिफिट क्या रेशो में देना है वो एक अलग चीज है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है कि यार किसको कितना बेनिफिट देना है। अरे पर जब मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं, मैं तो एक्चुअल अंडरराइटिंग लूंगा ना। आ रहा है ख्याल में? तो ये जो माइनस करने वाला है ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है कि भाई अंडरराइट हो रहा है तो हमको माइनस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरराइट तो हो रहा है मतलब सब्सक्राइब तो हो रहा है ना। कोई चीज अगर सब्सक्राइब हो रही है तो वो अंडरराइटर की अल्टीमेट लायबिलिटी में नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहां फर्म अंडरराइटिंग माइनस नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो ये जो आप ये वाली लायबिलिटी निकालोगे इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। आपको सीधे टोटल लायबिलिटी नहीं निकालनी, आपको फर्म अंडरराइटिंग की लायबिलिटी अलग निकालनी है, नॉर्मल अंडरराइटिंग की लायबिलिटी अलग निकालनी है, और बाद में दोनों को एड अप कर लेना है। क्लियर है? तो यहां जब मैं ऐड कर रहा हूं, मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं, मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं, तो एक्चुअल जितना जिसने सब्सक्राइब किया होगा, फर्म अंडरराइट किया होगा, एक्चुअल रेशो में मैं उसको ऐड करूंगा, इररिस्पेक्टिव कि ऊपर आपने क्या किया है, ऊपर आपने मार्क माना अनमार्क माना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपने एग्रीमेंट के तहत क्रेडिट कैसे देना है वो डिसाइड किया है। अरे यहां तो मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं, एक्चुअली किसका कितना सब्सक्राइब करना है, ये हमेशा एक्चुअल रेशो में ही होता है। यहां एग्रीमेंट से आप ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक्चुअल लायबिलिटी है। क्लियर है? तो बात समझो, जब मैं माइनस कर रहा हूं वो क्रेडिट किसको कितना देना है, दैट इज ड्रिवन बाय एग्रीमेंट, दैट इज ड्रिवन बाय एग्रीमेंट। लेकिन ये जो मैं ऐड कर रहा हूं ये तो मैं एक्चुअल लायबिलिटी निकाल रहा हूं, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इसमें कोई रेशो बदल नहीं सकते हो आप। तो ध्यान दो, ठीक है? तो ये ऐड अप हो जाएगा और फिर आएगा टोटल अंडरराइटर्स लायबिलिटी, टोटल अंडरराइटर्स लायबिलिटी। क्लियर है? तो ध्यान देना है, तो ध्यान देना है, ठीक है? ये मैं सब फॉर्मेट आपको दे दूंगा। चलिए, तो ये हो गया फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखते देखते ही मैं आपको और जो बातें होती हैं वो मैं और समझा सकता हूं कि आप कहां कहां गलती करते हो, ग्रामर में कहां कहां गलती करते हो, ये सब मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो चलिए मेरे एमसीक्यूज पे आ जाइए, क्वेश्चंस देखते हैं। थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी है। क्लियर है? चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत नहीं करोगे? चलिए करें स्टार्ट। अंडरराइटिंग लायबिलिटी पे आ जाओ, ठीक है? सन इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, द होल ऑफ इशू वॉज अंडररिटन एज फॉलोज: मारीगोल्ड 35% ऑफ द इशू, लोटस 25%, ट्यूलिप 30%, लिली 10%। ये नाम पढ़ के याद आया कि यही नाम मैं अपने बेटे को याद करवा रहा था अभी पढ़ाई के वक्त, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। इतने देखो कितने टफ नाम है, 5 फ्लावर्स के नाम बताओ। तो यही सब मैं उसको याद करवा रहा था, रोज, लिली, लोटस, मारीगोल्ड, सनफ्लावर, हिबिस्कस, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रेशो आपको दिया है, आपको 1 लाख को इसको इस रेशो में बांटना है। तो 1 लाख इंटू 35%, तो आपका सीधे सीधे 35,000 आ जाएगा। आप डायरेक्ट बांट सकते हो। फॉर्मेट में चलो चालू कर देते हैं। मारीगोल्ड, लोटस, ट्यूलिप, लिली, बोलो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है?
पूछा ट्यूलिप का है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा पूरा बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली आप कैसे निकालोगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। पहले आप शराफत वाला रास्ता निकालो। बोलो 35,000 कैसे आया, 1 लाख इंटू 35%, फिर 1 लाख इंटू 25%, 1 लाख इंटू 30% एंड 1 लाख इंटू 10%। ये हो गया ग्रॉस लाइबिलिटी। माइनस करो सर, कितना मार्क्ड आया, दिया हुआ है देखो, एप्लीकेशन फॉर 80,000 वी रिसीव्ड इन ऑल 80,000 ही आए, इशू 1 लाख का है, इन ऑल 80,000 ही आए हैं, ठीक है, ध्यान दो। आउट ऑफ विच ब्रेकअप दिया है, आउट ऑफ विच 20,000 हैड द स्टैम्प ऑफ मैरीगोल्ड, ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन है, मैरीगोल्ड का कितना आया 15,000, सॉरी 20,000 15 ऑफ लोटस, 22 ऑफ ट्यूलिप एंड 8 ऑफ लिली, ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर लिए। रिमेनिंग 15,000 एप्लीकेशन डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प। अब ये 15,000 नहीं भी देते तो हम निकाल लेते, ठीक है, ये नहीं भी दिया होता तो अपन निकाल लेते कि टोटल कितना है 80,000, माइनस करो, माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 22,000 माइनस 8,000, ठीक है, 15,000 वैसे भी आ ही जाता है, टोटल माइनस मार्क्ड इज इक्वल टू अनमार्क्ड। तो 15,000 का कोई स्टैम्प नहीं था, अनमार्क्ड होगा तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। बोलो माइनस अनमार्क्ड, बोलो रेशियो में बांटो। इसका टोटल कितना आता है सर 100, इसका कितना टोटल आएगा 100, निकाल के देख लो भाई, भरोसा नहीं है सर पे तो। बोलो तो 15,000 डिवाइडेड बाय 100, रेशियो प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय 100 इनटू 35, तो ये आएगा 5250 इनटू 25, ये आएगा 3750 इनटू 30, ये आएगा 4500, ठीक है, यहां पे आप कांस्टेंट फंक्शन यूज कर सकते हो, तो आएगा इनटू 10 यानी 1500, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दोनों लाइबिलिटी आपने माइनस कर लिए, क्लियर है। बोलो एक एक का लाइबिलिटी निकालो फटाफट। 35,000 माइनस 20,000 माइनस 5250, तो ये आएगा 9750, फिर है 25,000 माइनस 15,000 माइनस 3750, ये आएगा 6250, फिर है 30,000 माइनस 22,000 माइनस 4,500, ये आएगा 3,500, और 10,000 माइनस ये तो ओरली आ जाएगा भैया 500, ठीक है। तो ये आ गया नेट लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग कुछ भी नहीं है। अब आपको टैली करना है, ध्यान देना है, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, जितना डेफिसिट है, डेफिसिट कितना है पहले निकालो। डेफिसिट है कि 1 लाख का इशू है, 80,000 ही टोटल एप्लीकेशन आए थे, तो डेफिसिट कितना है 20,000, तो सारे अंडर राइटर्स का मिला के 20,000 ही आना चाहिए। निकाल के देखो, 9750 प्लस 6250 प्लस 3,500 प्लस 500, तो एग्जैक्टली 20,000 ही इसका भी टोटल आ रहा है, मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए ट्यूलिप की लाइबिलिटी कितनी है, तो वो है 500, सॉरी ट्यूलिप बोला है, सॉरी ट्यूलिप 3,500, क्लियर है। तो किसी की भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अब सिर्फ ट्यूलिप की निकालनी है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ट्यूलिप की निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, m प्लस एम माइनस भी कर सकते हो। बोलो ग्रॉस लाइबिलिटी m प्लस करो, स्टार्ट वहीं से होता है ना, m प्लस कर लो, कितना आएगा 1 लाख का 30%, ठीक है, तो आएगा 30,000 m प्लस। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस होंगे, ट्यूलिप का मार्क्ड एप्लीकेशन है 22,000 m माइनस, माइनस करना है। फिर अनमार्क्ड माइनस करेंगे, तो अनमार्क्ड निकालो कितना था 15,000, 15,000 का 30% ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में लेना है, तो 15,000 का 30% वो भी आएगा 4,500 m माइनस MRC, तो 3,500 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू वालों को ऐसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। चलिए, अब काफी बार क्या होता है, गुगली हो सकती है कि अगर सपोज आप ऐसा डायरेक्टली करोगे तो 100% सही होगा कि नहीं होगा बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी और अंडर राइटर का सरप्लस आ गया
किसी और अंडरराइटर का सरप्लस आ गया तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, वो तो आप फिर काउंट ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही कैसे चलेगा? जब मैं ट्यूलिप का निकाल रहा हूं, मुझे मारीगोल्ड, लोटस और लिली का पता ही नहीं है कुछ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ गुगली अगर आ गई, अगर इंस्टीट्यूट ने सरप्लस वाला क्वेश्चन दे दिया तो सरप्लस भी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये तरीका सही, मतलब फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है एबीसी लिमिटेड इशूड 30,000 6%, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पता ही होगा। डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय डेल्टॉन, मतलब ये पार्ट अंडर राइटिंग है, पार्शियल अंडर राइटिंग है। ठीक है, अब ये इससे मैं पूरा वो कंसेप्ट समझा दूंगा। पार्शियल अंडर राइटिंग में क्या होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 28,000 वे रिसीव बाय द कंपनी। अब कैसे मिले वो दिया ही नहीं है, डायरेक्टली आए थे वो भी नहीं लिखा है, मार्क थे वो भी नहीं लिखा है, मतलब साइलेंट है, साइलेंट है। ठीक है, ध्यान दो, साइलेंट है। तो डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ डेल्टॉन, बोलो। अब कुछ नहीं लिखा है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, अनमार्क मानना पड़ेगा। अनमार्क मान के दोनों में बांटना पड़ेगा, समझो बात को, अनमार्क मान के दोनों में ही बांटना पड़ेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। क्लियर है? बोलो। तो पहले तो डेल्टॉन का ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, 60% ऑफ 30,000। ठीक है, 30,000 का इशू है, 3 6 18, तो 18,000 आपका ग्रॉस लायबिलिटी है। ठीक है, माइनस अनमार्क्ड, अनमार्क्ड आप इसको भी बांटोगे, बोलो। 28,000 का 60%। ठीक है, मार्क्ड होता ये तो, मार्क्ड होता तो पूरा क्रेडिट इसी को मिलते, 28,000 पूरा इसी को हम देते, पर क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अनमार्क मान के दोनों में बांट देंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। क्लियर है? तो 60% इसको मिलेगा, तो 28,000 का 60% यानी कि 16,800 इसको क्रेडिट मिलेगा। तो कितना आएगा, 18,000 माइनस 16,800, तो इट विल कम टू 1200। 1200 क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फुल क्वेश्चन है, ओल्ड के लिए भी पूरा पूरा रेलेवेंट है, न्यू के लिए भी पूरा पूरा रेलेवेंट है। मतलब इसीलिए अंडर राइटिंग पे देखो ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, क्योंकि आया तो फिर इतना इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क के लिए इतना बड़ा देना, मतलब इंस्टीट्यूट को पूछना और तुमको भी पढ़ के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए सर समझते हैं। बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैं पहले फुल बताऊंगा पूरा, फिर आप डायरेक्टली कैसे क्या सॉल्व कर सकते हो अपन देखेंगे। चलिए सर, एबीसी लिमिटेड केम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर। ठीक है, काम की चीज क्या है, इशू प्राइस 15 रुपए है, कमीशन निकलेगी तो 15 के हिसाब से निकलेगी। PQR टुक अंडरराइटिंग इशू इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ठीक है, विद द प्रोविजंस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 20,000 14,000 10,000। देखो अलग अलग रेशो है ना, ये एक्चुअल रेशो है, ये एक्चुअल रेशो है, 20,000 14,000 10,000। तो अगर इसका क्रेडिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को देना है, मतलब उनके जो शेयर्स हैं जो खुद फर्म अंडरराइट कर रहे हैं वो उन्हीं के थ्रू आया है, ऐसा अगर माने तो एग्जैक्टली इसी रेशो में बांट देंगे। पर अगर एग्रीमेंट में लिखा है नहीं भाई फर्म अंडरराइटिंग वाले आपके थ्रू आए हैं, ऐसा नहीं मानेंगे, वो जनरल पब्लिक के थ्रू आए हैं ऐसा मानेंगे, तो रेशो बदल जाएगा। तीनों का टोटल करना पड़ेगा, 20 14 10 कितना आएगा, 44। 44 का टोटल करके उनको ग्रॉस लायबिलिटी में बांटना पड़ेगा। क्लियर है? अब दिया है एप्लीकेशन वी आर रिसीव फॉर 2,40,000 एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तो यहां ग्रामर आ गया और यहां एक्सीडेंट स्पॉट है, काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है। अब देखो ये अपने हाथ में नहीं है कि सर कभी इंक्लूडिंग दे देता है इंस्टीट्यूट, कभी एक्सक्लूडिंग देता है, तो चीटिंग है, ऐसा नहीं होता। बच्चों की तरह रोना बंद करो, देता है तो देने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो रेडी हैं, हमको तो ग्रामर समझ में आता है ना, क्या दिक्कत है भाई, कहीं इंक्लूडिंग दे दे कहीं एक्सक्लूडिंग दे दे, फर्क क्या पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता। इंस्टीट्यूट या क्वेश्चन बनाने वाले को ब्लेम क्यों करना। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग लिखा है, मतलब 2,40,000 जो है इसमें अंडरराइटर के जो फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स हैं जो ऊपर अपन ने अभी टोटल मारे थे 44,000, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें क्या क्या होगा, 2 ही होगा, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। टोटल 3 ही जरियों से शेयर्स आते हैं, समझो बात को, कंसेप्ट समझो, 3 ही जगह से शेयर्स आते हैं। एक है मार्क्ड जो उनके थ्रू ही आए हैं, पब्लिक ने ही सब्सक्राइब किया, लेकिन एक इंडिविजुअल अंडरराइटर के स्टैम्प के थ्रू आए हैं तो उसको आप कहते हो मार्क्ड।
फिर कुछ बिना स्टैम्प के आते हैं, उसको कहते हैं अनमार्क, और फिर इन दोनों के अलावा एडिशनल बर्डन अंडरराइटर ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, तो वो भी तो सब्सक्राइब ही हो रहा है ना। तो जितने भी टोटल एप्लीकेशन आपको मिलते हैं, जितना भी सब्सक्राइब होता है, वो ये तीनों मिला के होता है। आए ख्याल में? तो 3 टुकड़े होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक हटा दिया, मतलब 2 पार्ट्स उसके अंदर होंगे, मार्क्ड और अनमार्क्ड। सिंपल है, इसमें क्या कंफ्यूज होना है। और अगर इंक्लूडिंग लिखा होता तो मतलब उसमें तीनों पार्ट्स हैं, 44,000 अलग कर देते अब। तो सिंपल है, इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है, समझो बात को। चलिए, तो 2 ही हैं 240 में, 2 ही हैं, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। फॉर्म अंडरराइटिंग है ही नहीं। द मार्क्ड एप्लीकेशन वे 60 50 60 कितना होता है 170। तो 2,40,000 में से 1,70,000 कितना है मार्क्ड है। तो अनमार्क्ड कितना होगा बोलो 30 40 70। तो 70 अनमार्क्ड होगा, ग्रॉस लायबिलिटी में बांट देंगे, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब फॉर्म अंडरराइटिंग का सर क्या करना है, वो क्या रेशो में बांटना है, तो उसके लिए आपको दिया है, देखो, कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ पी एज रिगार्ड्स द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अंडररिटन अज्यूमिंग दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। नॉट गिवन मतलब क्या मानेंगे, अनमार्क्ड मानेंगे, और अनमार्क्ड मान के क्या करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। माइनस करते वक्त क्या करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांटेंगे। बोलो, तो पी का लायबिलिटी आपको पूछा गया है, पी का लायबिलिटी आपको पूछा गया है। अब यहां यह नहीं लिखा है सर कि टोटल लायबिलिटी है या सिर्फ नॉर्मल अंडरराइटिंग की लायबिलिटी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है उस पर। तो आंसर देखते हैं क्या आता है, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं। चलिए सर, तो एक एक चीज मैंने आपको बता दी, चलिए शुरू करते हैं। पी क्यू आर, चलिए शुरू करते हैं भाई। ग्रॉस लायबिलिटी, बोलो 2,40,000 को बांटो 3:2:1, 3:2:1 को प्रपोर्शन में डिवाइड करो। 3:2:1 का क्या मतलब है, 3/6, 2/6, 1/6। आई होप रेशियो प्रपोर्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 3:2:1 इसको प्रपोर्शन में कैसे बनाते हैं, 3 डिवाइडेड बाय इनका टोटल है 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा आपको करना है। तो 2,40,000, सॉरी पूरा इशू कितने का है, 3 लाख का है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 1,50,000 इंटू 2 1 लाख इंटू 1 50,000। बोलो, सबसे पहले मार्क्ड माइनस करो 60 50 60, ठीक है। फिर अब फर्म अंडरराइटिंग माइनस करो। बोलो, फर्म अंडरराइटिंग में क्या लिखा था कि आपको अनमार्क मानना है, ठीक है, उसका बेनिफिट नहीं देना है। अब यहां देखो, फर्म अलग भी ले सकते हो, एक्चुअल जो अनमार्क्ड है उसमें ऐड करके दोनों को एक साथ भी बांट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट सबके सेम आते हैं। क्लियर है? तो मैं अलग अलग ही ले रहा हूं, ठीक है, अलग अलग ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या रेशो में आएंगे, 3:2:1। टोटल पहले आपको निकालना पड़ेगा, 20 14 10, इसका टोटल कितना आता है, टोटल फर्म अंडरराइटिंग कितनी है 44,000, 20 14 और 10 कितना होता है 44। तो 44 को 3:2:1 में बांटना है। बोलो, 44 डिवाइडेड बाय 6, सेम डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये आएगा 22,000 इंटू 2, यानी सिर्फ 2 और इक्वल टू दबा दो तो आएगा 14,667, राउंड अप कर लो और 1 दबाओ इक्वल टू, तो ये आएगा 7,333। क्लियर है? और फिर आएगा सर अनमार्क्ड। बोलो, अनमार्क्ड कितने हैं, दिया नहीं है, अनमार्क्ड निकालना पड़ेगा कि टोटल रिसीव कितने हुए थे, 2,40,000, जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल में से मार्क्ड माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अनमार्क्ड। तो 60 50 60 कितना होता है 170, तो 240 माइनस 170 तो आएगा 70। तो 70,000 को बांटो 3:2:1, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये आएगा 35,000। 2 इक्वल टू, तो ये आएगा 23,333, 1 इक्वल टू, तो ये आएगा 11,667। क्लियर है? निकालो, नेट लायबिलिटी निकालो। अब इसमें जो आपको पूरा ही, मैं इसलिए बोल रहा हूं पूरा ही निकालो,
पूरा ही निकालो, पूरा समझ लो पहले कहाँ कहाँ खतरे होते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, आपको पता चल जाएगा। तो हमको वैसे निकालना पी का है, पर हम तीनों निकाल लेंगे। बोलो 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 22,000 माइनस 35,000, तो ये आ रहा है लाइबिलिटी 33,000। फिर है 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 14,667 माइनस 23,333, तो ये आ रहा है 12,000। और फिर आ रहा है 50,000 माइनस 60,000 माइनस 733 माइनस 11,667, अब ये आ रहा है माइनस 29,000 यानी सरप्लस। अब देखो यहां मैं कह रहा था अगर आप पी का सिर्फ निकालते तो आपका 33,000 आ जाता, 33 आ जाता। हो सकता है वो ऑप्शन में भी दिया हो, दिया नहीं है, चलो आपकी किस्मत है। बट अगर हो सकता है 33 ऑप्शन में दिया रहता तो आप तो डायरेक्ट टिक कर लेते। तो ये गलती डायरेक्टली निकालने में हो सकती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सरप्लस है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बोलो माइनस रीडिस्ट्रीब्यूशन, 2 में ही बटेगा। और पी और क्यू का आपस का रेशो क्या है? 3:2। आपस का रेशो लेना है 3:2। तो 29,000 को 3:2 में बांटो। अब 3:2 का मतलब क्या है? 3/5, 3/6 नहीं, 3/5, 2/5। यहां पे भी मैथमेटिक्स में गड़बड़ कुछ बच्चों की हो सकती है। तो 29,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये आएगा 17,400 इंटू 2 11,600, और ये पॉजिटिव आएगा 29, ये बांट दिया तो यहां 0 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो 33,000 माइनस 17,400 दैट कम्स टू 15,600, और 12 माइनस ये आएगा 400। ठीक है, दोनों मिला के कितना हो गया? 16,000। दोनों मिला के कितना लाइबिलिटी आ रहा है? 16,000। अब टैली करो कि ये सही है कि नहीं। बोलो टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख का मेरा इशू है, 240 आपके मार्क्ड अनमार्क्ड मिला के है। फॉर्म अंडर राइटिंग इसमें नहीं था तो अलग से माइनस करना पड़ेगा। तीनों मिला के फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? 44,000। तो बोलो कितना आएगा? ये भी 16,000 ही आएगा। यानी अपना जो वर्किंग है वो सही है, क्लियर है? तो 15,600 देखो है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब टोटल लाइबिलिटी पूछी होगी। बोलो तो टोटल लाइबिलिटी के लिए अपन आखिरी में क्या करते हैं? प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से ऐड करो। और ये कौन सा लेंगे सर? एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, एक्चुअल रेशो के हिसाब से फॉर्म अंडर राइटिंग लेंगे। 20,000 कितना था? 14,000 और 10,000, तो फाइनल लाइबिलिटी कितनी आएगी? 15,600 प्लस 20,000 35,600 400, सॉरी माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, प्लस करना है सर। ठीक है, प्लस करना है 35,000, और ये आएगा 14,400 और ये आएगा 10,000। अब इसकी टोटल भी टैली कर सकते हैं। इसकी टोटल निकालो कितनी है? 35,600 प्लस 14,400 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 60,000। आ रहा है ख्याल में? तो फॉर्म अंडर राइटिंग मिला के अंडर राइटर्स कितना लेंगे? 60,000। और फॉर्म अंडर राइटिंग हटा के कितने एप्लीकेशन आए थे? 2,40,000। तो टैली हो गया। 60,000 ये लोग ले लेंगे, 240 आपको जनता से मिल गए, हो गया 3 लाख। तो ऐसे भी टैली कर सकते हो। ठीक है, विथ अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग और विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग, दोनों के हिसाब से टैली आप कर सकते हो। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा वो तो बताओ। वो आएगा 35,600। ठीक है, पी का आएगा 35,600। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कमेंट करें। क्लियर है कि नहीं है? कमेंट करें। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, ये भी मैंने करवा दिया है। क्लियर है? ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी रेलेवेंट है, पूरा ही बता दिया मैंने। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा। जो एमसीक्यू वाले हैं, न्यू सिलेबस वाले हैं, भैया ध्यान दें, शॉर्टकट नहीं है इसमें। देखो यहां अगर आप निकालते तो आपका 33 आता, और अगर खुदा ना खास्ता 33,000 आपके ऑप्शन में होता तो आप वो टिक करके आ जाते। पर यहां तो सरप्लस आ रहा है जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो टोटल सबका निकालोगे तभी तो पता चलेगा किसी का सरप्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर टाइम है तो पूरा ही सॉल्व करना, पूरा निकाल के प्रॉपरली देख लेना किसी में सरप्लस तो नहीं आ रहा। सरप्लस नहीं आ रहा है तो बात खत्म, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, वो है कमीशन। ध्यान दो, कमीशन का एक क्वेश्चन है। जुम्बा लिमिटेड केम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 30 lakh equity shares of 10 each at 15 per share. A, B, C took underwriting in the ratio 3:1. Application were received for 27 lakhs. ठीक है, 30 lakhs का इशू है,
27 लाख के एप्लीकेशन आ गए। द मार्क्ड एप्लीकेशन आर 876 यानी कि 21, 8 7 15 और 6 21 लैक्स के मार्क थे। फिर है कमीशन पेबल वॉज 5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन में दिया है जैसे जीजा जी कहेंगे मैं वैसा करूंगा, वो वाला है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसा मैं करूंगा। भले इशू प्राइस पे देते हैं, अरे पर क्वेश्चन में फेस वैल्यू लिखा है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो फेस वैल्यू पे ही देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अब फर्म अंडर राइटिंग तो इसमें है ही नहीं, तो 27 में से 21 मार्क्ड हैं, तो 6 लैक्स कितने होंगे अनमार्क्ड। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है सर, आपसे क्या चाहता है ये क्वेश्चन, आपसे चाहता है कि आप अंडर राइटिंग कमीशन बताओ ए की अंडर राइटिंग कमीशन बताओ। अब अंडर राइटिंग कमीशन तो उसकी लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, कमीशन का तो क्वेश्चन डायरेक्टली जा सकता है ना। इतना मार्क अनमार्क ये सब पे फर्क क्या पड़ता है, हम तो ग्रॉस जितना वो लेता है लाइबिलिटी उसी पे कमीशन दे देते हैं। क्लियर है। तो आपको बेवकूफ बना रहे, ठीक है। तो ध्यान दो, 30,000 की टोटल शेयर्स हैं, 30,000 का टोटल इशू है, उसका कितना प्रपोर्शन ए अंडरराइट कर रहा है, 3:2:1 यानी कि 3/6। ये आ गया उसका ग्रॉस लाइबिलिटी। 30 लाख शेयर्स का 3/6 वो आएगा आधा, मतलब 15 लाख, 15 लैक्स का उसका लाइबिलिटी है। अब कमीशन किस पे देंगे, पार वैल्यू पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो इनटू 10 फेस वैल्यू, इनटू 10 फेस वैल्यू, तो ये आ गया पूरा अमाउंट, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी या जो रिस्क है वो ले रहा है। अब इस पे कमीशन आएगी 5%। बोलो सर कितना आएगा, 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 यह आएगा 15 लाख, इंटू 10 यह आएगा 1.5 करोड़, इंटू 5% यह आएगा 7,50,000। ठीक है, इतना कमीशन आप उसको दोगे। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें मार्क अनमार्क का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ग्रॉस पे ही आप कमीशन दे दे हो। ठीक है, तो इसमें इतना ही है भाई। अगर यहाँ फेस वैल्यू नहीं दिया होता तो आपको इशू प्राइस पे निकालना पड़ता। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि 5%, सिर्फ 5% दिया होता तो फिर सर हम क्या लेते, तो आपको इशू प्राइस लेना होगा, 15 रुपीज के हिसाब से अमाउंट निकाल के 5% अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, वो भी लिख लो। इफ 5% सिर्फ लिखा है, ओनली 5% इज गिवन, बेस नॉट मेंशन। अगर आपको बेस ही नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेते हैं, इशू प्राइस। तो क्या होगा, 30 लैक्स इंटू 3/6 इंटू 15 इंटू 5%। बोलो इन दैट केस क्या होता, 15 लाख इंटू 15 इंटू 5%, तो वो आता 11,25,000। ठीक है, तो वो सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। चलिए सर, अब ये चिल्लर पढ़ लेते हैं। इस कल जो हमने पढ़ा उसके फटाफट मैं बता देता हूं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ध्यान दो। ESOP के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A Limited has announced ESOP for its employees. It will grant 1 lakh shares of face value 10 to its employee at 25 each. ठीक है, फेस वैल्यू 10 है और एक्सरसाइज प्राइस क्या है 25, लेकिन मार्केट प्राइस सबसे कम की है, वो है 100। अब बताओ, इतने से ही आपको सारा पता चल जाना चाहिए। बोलो क्या होगा कि 100 का 25 में दे रहा हूं, तो ऑप्शन डिस्काउंट कितना हुआ, ऑप्शन डिस्काउंट कितना हुआ, 100 माइनस 25, तो वो आएगा 75। ठीक है, फिर इसको आप दिखाओगे कैसे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखेगा, 10 रुपए दिखेगा फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम सर कितना आएगा, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, यानी 90 रुपीज आप दिखाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पूरी जर्नल एंट्री बताओ। मैंने एक ही ट्रांजैक्शन से 3-4 क्वेश्चन आपको बना के दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक ही पूरा है, पूरा ही मैं आंसर बता देता हूं, तो आपको सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। बोलो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मतलब मैं एंट्री क्या पास करूंगा वो बताओ। पहले तो मैं डेफर्ड की एंट्री पास करूंगा। बोलो, पहले तो डेफर्ड की जो एंट्री पास होती है वो क्या वैल्यू पे होती है, अकाउंटिंग वैल्यू क्या होती है उसकी, ऑप्शन डिस्काउंट। तो 75 के हिसाब से उसकी एंट्री होगी। बोलो, डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट 75 इंटू 1 लाख, दैट इज 75 लैक्स टू ESOP आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपका पहला जवाब आ गया।
कि डेफर्ड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन विल बी 75 लाख, ठीक है। अकाउंटिंग वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन डिस्काउंट। फिर है कि पूरे सेम ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ऑल शेयर्स आर वेस्टेड, पूरा 1 लाख वेस्ट हो गया, पूरा 1 लाख सब्सक्राइब हो गया। बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाता है, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस है 100, फेस वैल्यू है 10, तो 90 रुपीज जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो 1 लाख शेयर्स जो पूरे सब्सक्राइब हो गए इनटू 90, दैट विल कम टू 90 लैक्स। आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल है। और फिर है इसी में बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर तो फेस वैल्यू पे होगा ना 10, तो 10 इंटू 1 लाख, 10 इंटू 1 लाख 10 लाख, 10 इंटू 1 लाख 10 लाख, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये पूरा एंट्रीज बता दो, डेफर्ड वाले का बता दिया। अब जब वो सब्सक्राइब होगा तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा 25 रुपए इंटू 1 लाख। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सक्राइब जब हो रहा है तो बताओ बैंक में कितना डेबिट होगा, तो वो आएगा 25 लैक्स। फिर हम इशू कर रहे हैं तो इसऑप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसऑप आउटस्टैंडिंग कैंसिल करेंगे 75 का जो है, ठीक है। तो 75 लाख इसऑप आउटस्टैंडिंग कैंसिल होगा। सर डेफर्ड तो आइए नहीं, अरे डेफर्ड तो अलग से राइट ऑफ होता है ना भाई, भूल गया क्या। डेफर्ड अकाउंट हर साल थोड़ा थोड़ा करके ओवर द वेस्टिंग पीरियड राइट ऑफ होता है, वो अलग ही चलता है, उसकी अलग ही ट्रेन है, उसकी अलग ही पटरी है, ये अलग ही पटरी पे है, ठीक है। और 2 हम शेयर्स देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख के फेस वैल्यू के, और 90 रुपए जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ऐसा आपका पूरा इशू का एंट्री आएगा। क्लियर है, लिख लो लिख लो, लिखो। चलें बढ़े आगे। चलिए सर, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको न्यू सिलेबस के पास्ट पेपर के करवा देता हूं जल्दी जल्दी, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, वो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। चलिए पास्ट पेपर्स पे आ जाइए। तो ओल्ड है तो न्यू है, हाँ ठीक है। दिसंबर 19 के मैं क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। दिसंबर 19 के क्वेश्चंस करेंगे। दिसंबर 19 न्यू सिलेबस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है। चलिए सर, अब मैं एक और बता देता हूं, अपॉर्चुनिटी मिली है तो बता देता हूं। काफी बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होते। ओल्ड में तो होते ही हैं, काफी बार हुए हैं, इवन टैक्स सब्जेक्ट में भी हुए हैं, कॉस्टिंग में भी हुए हैं, न्यू में भी होते हैं, ठीक है। तो उसका सबूत मैं आपको दे देता हूं, आपने देखा भी होगा। देखो ये लिखा है, इंस्टीट्यूट ने अपनी गलती मानी है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली आंसर क्या है, वेस्टिंग एसेट, पर उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं। आ रहा है ख्याल में। अब इसका क्या होता है भगवान जाने। ग्रेस मार्क इसीलिए मिलते होंगे, जो आपने पढ़ देखा है ना, काफी मार्कशीट्स में देखा नहीं है, अलग से ग्रेस मार्क देते हैं। तो ऐसे ही एरर्स या कुछ चीजों के लिए देते होंगे सबको, ठीक है। तो गलत हो सकता है एकदम, मतलब कुछ लोग मतलब इतना अपमानित कर देते हैं टीचर को कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो 100 में से 1-2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के भी गलत होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एक्सेप्ट करो। चलिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा हमारा ये पेपर था इसमें ये गलत है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। सजेस्टेड आंसर ये तो इंस्टीट्यूट ने खुद ही रिलीज किए हैं, तब जाके पता चला है। पहले तो ये भी किसी को मिलते नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था। तो समझो बात को, ठीक है। यू शुड बी अवेयर, बस मैं इसलिए बता रहा हूं। चलिए सर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सर, मजा आ गया मेरे को देख के। ओल्ड वालों के लिए भी बहुत ही काम का है, ठीक है, ओल्ड वालों के लिए भी काम का है, ठीक है। ध्यान दे, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। शिवा forfeited 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each which were issued on 40% pro rata basis। मतलब 100 मांगे होंगे तो 40 दिए, 100 मांगे तो 40 दिए, ठीक है। और आपने फॉरफीट किए 4,500। क्या फॉरफीट करते हो, जितने अलॉट हुए होंगे, जितने अलॉट होंगे उतने ही फॉरफीट करोगे ना भाई। तो 4,500 क्या है, अप्लाइड है कि अलॉटेड है, आ रहा है ख्याल में। तो वो अलॉटेड है, मतलब उसका बेस कितना है सर, 40%। ये 40 है, अप्लाई कितने किए होंगे 100, ये 40 है, इसका बेस 40 है, और अप्लाइड का बेस क्या होगा 100। क्लियर है।
तो रेशियो क्या है 100:40, जिन्होंने 100 मांगे उनको 40 अलॉट किए गए। क्लियर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2.5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज। ठीक है, आपने 6 रुपए जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 2.5 रुपए का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपए, इस वजह से आपको ये 2 नहीं मिले, आपने फॉरफिट कर दिया। अब ध्यान दो, अब प्रो डाटा हो गया। प्रो डाटा में मैंने आपको बताया था कि अजम्पशन लेना पड़ता है कि जो एक्सेस मनी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में एक्सेस मिला, आप वो कैरी फॉरवर्ड करते हो अलॉटमेंट में, लेकिन अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो भाई वो एक्सेस काय में एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम में करेंगे कि शेयर कैपिटल के अगेंस्ट करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि उसमें अजम्पशन लेना होता है। फिर आपने कहा था कि सर एमसीक्यू में हम अजम्पशन कैसे लेंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो आप जो इमेजिनरी क्वेश्चन पूछते हो वो आपको दिख जाएगा कि ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, दिया हुआ है। इफ द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द अमाउंट ड्यू एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, अजम्पशन दिया हुआ है कि अगर जो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अगर वो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए आया है ऐसा माने, तो बताइए कि फॉरफिशर अकाउंट में कितना जाएगा। ठीक है, देखने में काफी सिंपल लगता है पर है नहीं, क्योंकि प्रीमियम प्लस प्रोराटा वाला ये कॉम्बिनेशन है। प्रीमियम और प्लस प्रोराटा वाला कभी भी सिंपल नहीं होता। ठीक है, वो ध्यान देना आपको। तो सबसे पहले ब्रेकअप निकाल लो इसमें, क्योंकि गलती होती है। अगर आपने ब्रेकअप नहीं निकाला, डायरेक्टली आप ऐसे ही एडलेस कर रहे हो, तो फिर आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि वैसा मिलता जुलता आंसर ऑप्शन में ऑलरेडी दिया होगा। क्लियर है। तो ध्यान दो, पहले सबसे पहले बताओ कि फॉरफिशर में कौन सा अमाउंट जाता है जितना हमको मिल चुका है। सर ये तो मेरे को पता है, जितना मिल चुका है वो हम फॉरफिशर में डालते हैं, लेकिन जो मिला है वो कौन सा, कि जो शेयर के अगेंस्ट मिला है, जो शेयर के अगेंस्ट मिला है वो ही हम फॉरफिशर में डालते हैं। अगर प्रीमियम का पैसा भी मिल गया तो क्या वो फॉरफिशर में जाएगा? नहीं जाएगा, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो आपको स्प्लिट करना है, इसलिए कह रहा हूं पहले बाइफिकेशन देख लो कि प्रीमियम कितना मिला है और शेयर के अगेंस्ट कितना पैसा मिला है, ताकि हम जितना शेयर के अगेंस्ट पैसा मिला है वो ही फॉरफिशर में डाल सके। प्रीमियम का पैसा गलती से नहीं डालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है। ध्यान दो, तो हमको हमारा इशू कितने का है पहले वो निकाल लो, क्योंकि दिया ही नहीं है। चालाक इंस्टीट्यूट है आपकी, इशू प्राइस ही नहीं दिया है। तो हिंट है ना, 2.5 रुपए प्रीमियम पे है, मतलब फेस वैल्यू दिया है 10 और 2.5 रुपए प्रीमियम है, मतलब 12.5 का आपका इशू होगा। 12.5 में से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल होगा। अब ये दिया है आपको 6 रुपए, ये दिया है 3, बताओ एप्लीकेशन कितना होगा? तो 12.5 माइनस 6 माइनस 3, तो ये आएगा 3.5, गिन लो। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे मतलब कितने मिले होंगे? 3.5 रुपए। क्लियर है। और अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिला। क्लियर है। तो 3.5 रुपए आपको मिल गए, लेकिन 3.5 रुपए कितने पे मिले? अप्लाइड पे मिले होंगे ना, क्योंकि प्रो राटा है। यही मैं बोल रहा हूं, अगर ये प्रो राटा नहीं होता तो बहुत सिंपल है, पर यहां प्रो राटा है, यहां प्रो राटा है। जब एप्लीकेशन किया होगा तो 4.5 का एप्लीकेशन नहीं आया था, कितने का आया था वो आप निकालो। अप्लाइड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? अलॉटेड डिवाइडेड बाय बेस ऑफ अलॉटेड इनटू अप्लाइड के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाइड मिलेंगे। बोलो 4,500 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये आएगा 11,250 शेयर्स। 11,250 शेयर के लिए बेचारे ने अप्लाई किया, तब जाके उसको हमने 4,500 का अलॉटमेंट दिया। क्लियर है। तो 3.5 रुपए मिले होंगे, वो तो पूरे 11,230 पे होंगे। ठीक है, ध्यान दो, रिसिप्ट कितनी हुई होगी? 11,250 पे 3.5 रुपए, बोलो 39,375 रुपीज। फिर हमने अलॉटमेंट दिया होगा 4.5 का, उस पे एप्लीकेशन का 3.5 रुपए का शेयर दिया होगा, तो 4,500 इंटू 3.5, तो हमने एडजस्ट कितना किया होगा एप्लीकेशन मनी? 15,750। तो एक्सेस कितना होगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा सर? निकालो, 23,625। ठीक है, इतना कैरी फॉरवर्ड होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट होगा, उसके बाद शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अब बताओ कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा उसका? 4,500 शेयर तुमने अलॉट किए इंटू 2.5 रुपए, सॉरी हाँ 2 है ना, 2.5 है, करेक्ट, 2.5 है। बोलो कितना होगा? 4,500 पे 2.5 रुपए, तो पहले के 11,250 में काई के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा? प्रीमियम के अगेंस्ट। और बैलेंस जो है वो शेयर के अगेंस्ट में एडजस्ट करूंगा। तो बैलेंस निकालो,
कि एक्सेस था 23,625 एक्सेस था, उसमें से आपने प्रीमियम एडजस्ट कर लिया, तो बचा हुआ कैपिटल के अगेंस्ट होगा। बोलो कैपिटल के अगेंस्ट कितना होगा? 23,625 माइनस 11,250, तो ये आ गया 12,375, और ये दोनों मिला के एक्सेस आपका एडजस्ट हुआ 23,625। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रीमियम आप फॉरफिशर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रीमियम तो प्रीमियम में जाएगा। तो मुझे अब बताओ फॉरफिशर में क्या क्या जाएगा? शेयर के अगेंस्ट पहले आपको कितना मिला? 15,750, ये शेयर के अगेंस्ट था। फिर आपको 12,375 जो मिला, ये भी शेयर के अगेंस्ट था। तो ये जो दो चीजें शेयर के अगेंस्ट मिली है, यही शेयर फॉरफिशर में ट्रांसफर होगी। दोनों को ऐड करो, तो शेयर फॉरफिशर में कितना गया होगा? एप्लीकेशन पे कितना मिला था? 15,750 प्लस एप्लीकेशन में कितना, अपना अलॉटमेंट में एक्सेस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 375। फिर आप बोलोगे सर अलॉटमेंट पे तो मिला ही नहीं था। लिखा है ना सर, आप पढ़ नहीं सकते क्या? यहां लिखा है ना कि अलॉटमेंट पे नहीं मिला। अरे तो जो ऑलरेडी मिल चुका है, जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, वो तो एप्लीकेशन पे ही सरप्लस मिल गया था ना। बचा हुआ जो मिलना बाकी था वो नहीं मिला, बचा हुआ जो मिलना बाकी था वो नहीं मिला, पर जो ऑलरेडी एक्सेस मिल गया था, हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, वो तो हम फॉरफिट करेंगे ना। इतने सत्यवादी नहीं है हम कि नहीं नहीं ऐसे कैसी चीटिंग, ये वापस कर देते, ऐसा नहीं होता। भले सरप्लस था आपके पास, आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, वो आप ही फॉरफिट करोगे। क्लियर है? तो आपको ये दोनों मिला है 15,750 प्लस 12,375, सो द आंसर कम्स 28,125। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए सर, तो आया ख्याल में? ये पूरा उसका कंसेप्ट है। अच्छा खासा क्वेश्चन है सर, 1 मार्क के लिए तो भारी है मेरे हिसाब से, 1 मार्क के लिए थोड़ा भारी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया है। 3 से 5 मार्क का ओल्ड सिलेबस के लिए आराम से पूछा जा सकता है। चलिए सर, तो मैंने काफ़ी डिटेल में सारे वर्किंग्स आपको बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया सर। आई होप आपने ध्यान दिया होगा। अगर कुछ थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स होंगे तो एक थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लेना, मेरे एक्सप्लेनेशंस फिर से सुन लेना, मेरे वर्किंग्स या कैसे मैं सब चीज़ें बांट रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये सब आपको एक और बार सुनना पड़ेगा ताकि आपका क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्लियर है? इन स्पाइट ऑफ दैट आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके चैट बॉक्स में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, तो ये पूरा वर्किंग है, आपको मैं भले स्क्रीनशॉट दे ही दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था सर, जबरदस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब इशू ऑफ शेयर्स पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमारा शेयर कैपिटल का आखिरी दिन है, कल से मैं डिबेंचर पढ़ाने वाला हूं। कल से डिबेंचर, सबसे खतरनाक चैप्टर चालू होगा डिबेंचर। तो आज इसलिए जितना होता है मैं करवा दूंगा, और फिर अपन कल से डिबेंचर्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, एक अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा वो पूछा है। अब ये भी देखो क्या पूछा है, पार्ट री इशू है, पार्ट री इशू। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, पार्ट री इशू का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? ध्यान दो। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स of 10 each for non-payment of first and final call of 2.5 rupees which were issued at a premium of 3 rupees receivable at allotment. ठीक है, प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था। आउट ऑफ दिस 3,200 वेयर री इशूड, यहीं के यहीं पार्ट री इशू दिखता है ना, आपने फॉरफिट किए 5,000, री इशू कर रहे हो 3,500, 3,200, तो यहीं के यहीं दिख रहा है कि ये पार्ट री इशू है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वेयर री इशूड एट 8, अब फिर पढ़ के ही समझ में आना चाहिए। 8 में इशू किया, 10 का 8 में इशू किया, तो 2 रुपए क्या होगा लॉस पर शेयर ऑन 3,200 वेयर एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, 10 का 8 में दिया, 2 रुपए का लॉस। बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि फॉरफिट करते समय कितना पैसा मिल गया था। अब आपको इशू प्राइस फिर से दी नहीं है, पर आपको प्रीमियम दिया हुआ है, तो 10 प्लस 3 रुपए का प्रीमियम यानी 13 रुपए का इशू प्राइस है। ठीक है, उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है 2.5 रुपए, बाकी दिया ही नहीं है, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मिला के आपको कितना मिला होगा? 10.5 रुपए, 10.5 रुपए होगा, और 10.5 रुपए में ही आपके 3 रुपए हैं, उसका भी बाइफिकेशन निकाल लो। 10.5 माइनस 3 तो 7.5, 7.5 शेयर के अगेंस्ट होगा और 3 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट होगा। अब लिखा ही है कि यार फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब एप्लीकेशन भी मिल गया, मतलब अलॉटमेंट भी मिल गया, और अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम भी था, मतलब प्रीमियम भी मिल गया। आ रहा है ख्याल में? मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं। तो 3 रुपए मिल चुके हैं, प्रीमियम मिल गया है, अब वो कैंसिल नहीं होता, अब वो कैंसिल नहीं होता, उसको आप अलग ही कर दो।
मतलब शेयर के अगेंस्ट कितना मिला था, शेयर के अगेंस्ट कितना मिला था, बोलो शेयर के अगेंस्ट कितना मिला था, 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 7.5 रुपए। ठीक है, ये मतलब हमको शेयर के अगेंस्ट मिला होगा और यही हमने सिक्योरिटी अपना फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। बोलो तो हमको अब कैसे सोचना है, मैंने आपको बताया था कि यहां आपको 5,000 के हिसाब से सोचना ही नहीं है। अगर आप 5,000 को लेके आपने कैलकुलेशन शुरू कर ली तो आपकी गलती होना पक्का है। शुरुआत में ही आपको बेस क्या लेना है, 3,200। मुझे कैपिटल रिजर्व निकालना है तो मुझे यह पता करना है कि 3,200 पे कितना फॉरफीचर में अमाउंट गया था, फिर 3,200 पे कितना लॉस हुआ और माइनस करके आप कैपिटल रिजर्व निकाल लोगे। तो आपको ध्यान देना है कि 5,000 का बेस लेना ही नहीं है, तो 3,200 के हिसाब से सोचो कि 3,200 पे 7.5 रुपए मिल गए थे, तो इतना 3,200 का फॉरफीचर का अमाउंट उसमें इंक्लूडेड होगा। कितना, 24,000। फिर आपने इसमें से लॉस माइनस किया होगा, कितना लॉस है सर, 3,200 पे 2 रुपए। 2 रुपए कहां से आए, ऊपर ही बता दिया, 10 का 8 में दे रहे हो, 2 रुपए का लॉस है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही माइनस होगा, तो कितना आता है ये 6,400। तो आपका आंसर कितना आएगा, 24,000 माइनस 6,400, तो ये आएगा 17,600। क्लियर है? तो ध्यान देना, कहां ध्यान देना है, ये यहां पे 5,000 लेना ही नहीं है, यहां 5,000 लेना ही नहीं है, बस यही आपका एक्सीडेंट स्पॉट है। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए सर, फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर एक और क्वेश्चन था, बरोबर ये आ गया। देखो अंडर राइटिंग पे आया, ध्यान दो, अंडर राइटिंग पे आया है, ध्यान दो। बोलो, कंपनी ऑफर्ड 2,50,000 shares to public for subscription. 70% of public issue was underwritten by G. Firm underwriting was 40,000 shares. Public subscribed 1,30,000 shares. The net liability of G as per the underwriting agreement, no credit is given to the underwriter. ध्यान दो, जो फर्म अंडरराइटिंग हो रही है उसका इंडिविजुअल अंडरराइटर को क्रेडिट नहीं देना है, मतलब उसको मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानना है, उसको अनमार्क्ड बांटना है, मान के कंपनी में भी उसका जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटेंगे। ठीक है, तो बताइए जी का कितना लाइबिलिटी आएगा, बोलो। तो जी का पहले बताओ ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है। 2.5 लाख का भैया इशू है, उसका आपने 70% लेने की जिम्मेदारी उठाई है, तो 2.5 लाख का 70% ये आएगा 1,75,000। ठीक है, फिर लिखा है कि पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,30,000, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,30,000। मार्क लिखा ही नहीं है कि भाई उसके थ्रू आए, ऐसा लिखा ही नहीं है, अनमार्क मानना है। अनमार्क मानना है तो 70% इसको भी बांटना पड़ेगा, 30% कंपनी में बटेगा। ठीक है, तो अनमार्क्ड कितना, सॉरी मतलब अनमार्क्ड ही मानना है उसको, 130 का 70% इसमें बटेगा, $91,000, और बचा हुआ 30 कहां जाएगा, कंपनी में। जो 175 की आप ग्रॉस लाइबिलिटी ले रहे हो, बचे हुए शेयर्स की जिम्मेदारी कंपनी की है ना, तो कंपनी में वो बटेगा, और माइनस फर्म अंडरराइटिंग। अब फर्म अंडरराइटिंग में लिखा हुआ है कि आपको क्रेडिट नहीं देना है, मतलब अनमार्क मानना है, मतलब भले पूरे के पूरे 40,000 यही सब्सक्राइब कर रहा है, पर इसका पूरा क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा, इसको अनमार्क मानेंगे, और अनमार्क मान के ग्रॉस लाइबिलिटी में 70% का ही क्रेडिट इसको मिलेगा। क्लियर है? तो 40,000 का भी 70% ही इसको मिल पाएगा, तो 40,000 इंटू 70% दैट कम्स टू 28,000। बताओ सर, नेट लाइबिलिटी कितनी है, 1,75,000 माइनस 91,000 माइनस 28,000, तो ये आता है 56। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसमें वही जो मैंने आपको बताया था कि क्या पूछा है वो क्लियर नहीं है। टोटल लाइबिलिटी वर्ड लिखा नहीं है, क्या लिखा है, व्हाट इज द नेट लाइबिलिटी ऑफ जी। अब ये नेट लाइबिलिटी क्या होता है पता नहीं,
मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग इसमें लेना है नहीं लेना है वो क्लियर नहीं है। क्लियर है? तो वैसे तो यहाँ 56 आ रहा है, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूट का ही है, इंस्टीट्यूट का क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 11, यही मैं आंसर देख के आपको कंफर्म बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट का क्या कहना है। 11 का आंसर है डी, करेक्ट। तो डी ही आ रहा है अपना 56, ठीक है। डी आ रहा है 56, यानी नेट का मतलब क्या है? विदाउट फर्म अंडरराइटिंग। विदाउट फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड किए हुए जो लाइबिलिटी होती है उसको नेट कहते हैं। और लिखा है, हाँ, इंस्टीट्यूट ने नेट वर्ड यूज किया है, आए ख्याल में। तो अगर 56 में आप बाद में फॉर्म अंडरराइटिंग तो बाद में ऐड करोगे ही ना, तो 56 में 40 ऐड करोगे तो 96 आता है। वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन नेट वर्ड यूज किया हुआ है, तो नेट से आप समझ सकते हो कि सिर्फ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की लाइबिलिटी पूछी है, उसमें फॉर्म अंडरराइटिंग वापस आखिरी में जो अपन एड बैक करते हैं वो टोटल लाइबिलिटी के लिए करते हैं, तो वो यहां पे नहीं करना है। क्लियर है? चलिए सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सब चीजें बता दी। अब यहां नेट की जगह मैं टोटल लिख दूं, तो सिर्फ नेट की जगह टोटल लिखूं तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? फिर अगर मैं पब्लिक सब्सक्राइब्ड की जगह लिखूं कि जी के थ्रू इतने शेयर्स आए, तो फिर ये यहां पे जो मैंने 70% लिया है वो यहां 70 नहीं लेते, डायरेक्ट पूरा 130 यहां पे आएगा। यहां पे क्या आएगा? डायरेक्ट 130 पूरा का पूरा माइनस करोगे अगर ऐसा लिखा हो कि जी के थ्रू इतने शेयर्स आए। क्योंकि वो पब्लिक सब्सक्राइब लिखा है सिर्फ, तो उसको हमने क्या माना? अनमार्क माना, और इसलिए 70-30 में बांट दिया। क्लियर है? चलिए सर, अब एक और क्वेश्चन था, ढूंढना पड़ेगा मेरे को तो भैया, कहां गया? 30, हाँ मिल गया। 37, ये भी शेयर कैपिटल का है, ध्यान दो। तो अपना शेयर कैपिटल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हुए हैं। जेड लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 10 एट 10% प्रीमियम। ध्यान दो, ऑफ 10 एट 10% प्रीमियम, यानी कि इशू प्राइस है 11 रुपीज, विच इज पेबल ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, प्रीमियम किस में इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ओनली 4500 शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। ठीक है, मतलब कॉल इन अरियर होगा, 5000 शेयर्स हैं, पर आपको अलॉटमेंट पे 4500 शेयर्स पे ही आपको अलॉटमेंट मनी मिला, 500 पे नहीं मिला। द कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्लियर है? बताइए, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी, बोलो। फॉरफिचर में कैपिटल क्या होता है? डेबिट। ये तो बच्चे को भी पता है, डेबिटेड में ही आएगा, क्रेडिटेड तो आ ही नहीं सकता, तो क्रेडिटेड वाले एलिमिनेट कर दो, डेबिटेड ही होता है। अब कितने पे डेबिटेड होगा? जितना शेयर के अगेंस्ट आपको मिला होगा। कॉल्ड अप वैल्यू माइनस होती है, कॉल्ड अप वैल्यू डेबिट होती है ना। कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम नहीं आता। बस यहां अगर आप प्रीमियम भूल गए, अगर यहां प्रीमियम भूल गए तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको ध्यान से पहले प्रीमियम हटा देना है, आपको ध्यान से पहले प्रीमियम हटा देना है, आपको ध्यान से पहले प्रीमियम हटा देना है। ठीक है, तो ये जो 4 रुपए हैं, इसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपए शेयर कैपिटल के अगेंस्ट है और 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट है। तो प्रीमियम वाला आपको यहां पे काउंट नहीं करना है। मतलब शेयर के अगेंस्ट कितना पैसा मिला है? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, 3 और 3 होते हैं 6। तो कैपिटल पे आपने 3 अपना 6 रुपए कॉल किए, 6 रुपए कॉल किए थे, मतलब कैपिटल कितने का आपने दिया होगा? 6 रुपए का। ठीक है, और 4.5 पे तो मिल भी गए थे, वो छोड़ दो। 4500 शेयर्स पे जो पैसा आ गया है वो तो फॉरफिट हुए भी नहीं ना, उसके लिए सोचना नहीं है। सोचना किसके लिए? 500 के लिए। तो 500 शेयर्स जो है उन पे आपको क्या हुआ? सिर्फ 3 रुपए ही मिले, 6 रुपए मांगे, 3 रुपए नहीं मिले। क्लियर है? तो मांगे कितने? 6 रुपए। तो 1 रुपीज जो शेयर कैपिटल था वो आपको हटा देना है। आपको पता है शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या रूल है फॉरफिचर के वक्त, कि अगर मिल गया है तो कैंसिल नहीं करेंगे, और अगर नहीं मिला है तो कैंसिल करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है? 500 शेयर के हिसाब से सोचो, 500 शेयर पे आपको अलॉटमेंट मनी मिला ही नहीं। प्रीमियम तो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड था, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, वो भी कैंसिल होगा। तो बताइए एंट्री क्या पास हुई होगी?
नॉर्मल इशू की एंट्री क्या पास हुई होगी, बैंक में पैसे आए होंगे 500 शेयर्स पे 3 रुपए आपको मिल चुके हैं, एप्लीकेशन मनी मिल गया है, तो 1500 रुपए तो ये आ गए। फिर जो नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में होगा। बोलो कॉल इन अरियर में कितना होगा, टोटल कितना नहीं मिला था, 4 रुपए। इसमें प्रीमियम आता है, इसमें टोटल अमाउंट आता है। तो 2000 रुपए आपको नहीं मिले, तो आपने इसको शेयर कैपिटल कितने का दिया होगा, 6 रुपए का। आपने यहां पे 6 रुपए का कैपिटल दिया है और प्रीमियम 1 रुपया कहां डाल दिया होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो ये एंट्री पास हुई होगी। अब बस इसी को रिवर्स करना है, प्रीमियम को भी रिवर्स करेंगे क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था, अलॉटमेंट मनी मिला नहीं तो प्रीमियम भी नहीं मिला, आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर है? तो इसी को रिवर्स करो। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3000, आपका आंसर आ गया। प्रीमियम 500, 2 कॉल्स इन अरियर्स 2000, और जो मिल गया है वो शेयर फॉरफिशर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो भी नाम दो, 1500। तो कुछ भी पूछा जा सकता था, आपसे पूछा गया है कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, डेबिट होगा 3000 से, और आपको 3500 भी ऑप्शन में दिया ही है। अगर आप ये 1 रुपया पर शेयर प्रीमियम स्प्लिट नहीं करते तो आपका आंसर सीधे 3500 आता। काफी बच्चों को भी 3500 लग रहा होगा, कमेंट करके बताओ। 3500 नहीं है, 1 रुपी तो प्रीमियम का है, वो तो प्रीमियम कैंसिल कर दिया होगा। शेयर कितने दिए, शेयर 3 रुपए एप्लीकेशन पे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट भी दिए, 6 रुपए के ही शेयर आपने दिए होंगे, कॉल किए होंगे, तो 6 रुपए से ही कैंसिल होंगे। और 6 5 30, 500 इंटू 6 वो आएगा 3000। क्लियर है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरी एंट्री बता दी, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, बिल्कुल घबराए ना। ठीक है सर, तो ये सब था जो मुझे आपको बताना था। सारे मैंने शेयर कैपिटल के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन भी दे दिए हैं, जगह जगह जो भी मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, न्यू सिलेबस वालों के लिए इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। सब नुक एंड कॉर्नर अपन ने कवर कर लिए हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो है, कल है डिबेंचर का दिन। ठीक है, कल से हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। कल मैं इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करूंगा, इशू की पूरी थ्योरी बताऊंगा, सारे जर्नल एंट्रीज, उसके कॉम्बिनेशंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, डिबेंचर का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है बैलेंस शीट में, फिर उसका पूरा जर्नल एंट्री और एक आध पूरा मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो कल मेरा टारगेट होगा कि इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ इशू, रिडम्पशन नहीं, सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स का मैं पूरा करवा दूंगा, पूरी थ्योरी, जर्नल एंट्री और उसके एमसीक्यू और एक आध फुल प्रॉब्लम। और फिर नेक्स्ट जो 2 दिन है वो पूरा रिडम्पशन पे चलेगा। सेकेंड डे पे पूरा रिडम्पशन की थ्योरी बताऊंगा, सारे मेथड्स बताऊंगा, सिंपल 1-2 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और जो थर्ड डे होगा वो शायद मैं सिर्फ जो 2 हैवी मेथड्स हैं, ओपन मार्केट मेथड, ठीक है, ओपन मार्केट से जो आप लेते हो, ओपन मार्केट मेथड में लेके आप फिर कैंसिल करते हो, वो मेथड के क्वेश्चंस देखेंगे, और पूरा जो आपका सिंकिंग फंड मेथड है उसके मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ठीक है, थर्ड डे सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बट आपको आना 3 दिन है, 3 वीडियोस आपको देखने हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। क्लियर है? चलिए सर, तो आज का सफर इतना ही था। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा शराफत से, वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो बेशरम नालायक अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भूल गए होंगे कंसेप्ट की दुनिया में आप खो गए होंगे मेरे साथ, तो लाइक करना भूल गए होंगे, अभी आप कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। क्लियर है? और अगर सब कंसेप्ट सब आपको अच्छा लगा, अभी तक के आपने शेयर कैपिटल के सारे वीडियोस देख लिए हैं, तो कमेंट करके भी आप फीडबैक दे दीजिए कि आपको समझ में आया, नहीं आया, पढ़ाना कैसे लगा, कवरेज कैसे लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ लूंगा सेम टॉपिक पे कुछ अगर लेना पड़ा तो मैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट्स करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, डिबेंचर्स इशू 11 बजे, वीजी स्टडी हब। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। ठीक है।